हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूपीएससी विद अनुरानी। क्लास नंबर 6 में आप लोगों का वेलकम है। आरआरपी यानी कि रैपिड रिवीजन फॉर प्रीलिम्स की हमारी ये सीरीज़ चल रही है जिसमें पॉलिटी सब्जेक्ट हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस मंडे को मैंने आप लोगों के साथ में जो हमारी रिवीजन सीरीज़ थी वो भी शेयर की थी। देन ट्यूसडे को कोई वीडियो नहीं आई। अब से जो हमारे 5 दिन होंगे इस हफ्ते के, वो डेली एक वीडियो आप लोगों को मिला करेगी, जिसमें हम पहले जो सेकेंड पार्ट है हमारे रिवीजन का जो मैंने छोड़ दिया है वो हम नेक्स्ट मंडे को कवर करेंगे इन सारे सिस्टम के साथ में जो मैं अब आपको पढ़ाने वाली हूँ। और इन 5 दिनों तक लगातार 4 जो वीडियो होंगी वो हमारी जो पॉलिटी है उससे रिलेटेड आएगी, और एक जो वीडियो होगी वो हम PT 365 से करेंगे। ठीक है, हो सकता है कि संडे को मैं एक एक्स्ट्रा PT 365 की वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूँ, बट अगेन दैट इज़ ऑप्शनल। और ये हमारे इस जो वीक है, अपकमिंग वीक, इसका पूरा का पूरा शेड्यूल रहेगा। पूरे 4 महीने का शेड्यूल मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। डे वाइज नहीं है, टेलीग्राम पे शेयर कर दिया गया है कितने दिन में हम कौन कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे, बट डेडलाइन वही रहेंगी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हाँ, टाइम से पहले भी अगर 1-2 दिन पहले हो सके तो हम सारे के सारे सब्जेक्ट्स को ख़त्म करें। उनके रिलेवेंट जितने भी टॉपिक हैं सारे PYQ कर लें, उसके बाद ईयर वाइज PYQ कर लें, एंड लास्ट में जो रिवीजन है वो भी माइंड मैप की मदद से हम कर पाएँ। एनीवे, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जो कि बात कर रही है पार्लियामेंट्री एंड फेडरल सिस्टम के बारे में। तो ये फिर से मैंने आपको बताया था कि जो क्लास नंबर 4 है वो लास्ट ऐसी क्लास होने वाली है जिसमें हम कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन को शुरू कर देंगे। तो इसका अब ये जो स्टार्टिंग का कुछ पार्ट होने वाला है, अराउंड 25% ऑफ दिस वीडियो, ये भी हमारा कॉन्सेप्ट को ही बताएगा, क्योंकि गवर्नेंस एंड कॉन्सेप्ट जो हैं उनसे काफ़ी सारे PYQ ज़्यादा आए हैं एज़ कम्पेयर टू। जब मैं आपको जैसे जैसे एक एक चैप्टर पढ़ाती जाऊंगी ना, एक एक टॉपिक पढ़ाती जाऊंगी, लक्ष्मीकांत से अगर आप कंपेयर करेंगे, तो जब आप PYQ पिछले लास्ट 10 सालों में कितने सवाल पूछे हैं, जब ये कंपेयर करेंगे ना, तो पाएंगे कि एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट से ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू टॉपिक से। तो इसीलिए इनको ज़्यादा गहराई से समझना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो चलिए सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम समझेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि क्या? एक ऐसी गवर्नमेंट जो पार्लियामेंट के थ्रू अपना जो गवर्नेंस है वो करती हो। तो फीचर्स क्या क्या होंगे? सबसे पहले तो एक नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव होगा। नॉमिनल कौन होगा? यूके का एग्जांपल लेते हैं तो किंग और क्वीन है, और इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो नॉमिनल कौन है? हमारे प्रेसिडेंट है, यानी कि नाम के एग्जीक्यूटिव है, वो एक्चुअली में सारा काम नहीं कर रहे हैं, बस नाम के हेड है। और रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? दोनों ही कंट्री में प्राइम मिनिस्टर। तो ये एक बड़ा फीचर है। अगर इसको मैं कंपेयर करूँ पार्लियामेंट की जगह प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ में, डेमोक्रेसी में जो हमें दिखाई देती है 2 तरीके की फॉर्म होती हैं, प्रेसिडेंशियल एज वेल एज पार्लियामेंट्री। तो प्रेसिडेंशियल के साथ जो कि USA एंड बहुत सारी जो लैटिन अमेरिकन कंट्री है उनमें देखी जाती है, तो उसमें देखेंगे तो वहाँ पर एक ही रियल एग्जीक्यूटिव होता है। वो हेड ऑफ़ द स्टेट भी होगा और हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट, दोनों ही वही होते हैं। हमारे केस में क्या है? प्रेसिडेंट जो होंगे वो हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट होते हैं। ये इंडिया का केस है। यूके के केस में यहाँ पर किंग को हम हेड ऑफ़ द स्टेट देखेंगे। तो ये हमें समझना है। दूसरी बात होनी क्या चाहिए? मेजॉरिटी पार्टी का रूल। तो हमारे यहाँ पर इलेक्शन किस प्रकार से हो रही है? कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि टेरिटरी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में से जितने भी लोग खड़े हुए हैं उसमें से एक ही रिप्रेजेंटेटिव सामने आना चाहिए जिसको भी ज़्यादा मेजॉरिटी मिले। मेजॉरिटी का मतलब ये नहीं है कि 50% से ज़्यादा उसको वोट मिली हो, नहीं। मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि 100 मान लीजिए लोग हैं कॉन्स्टिट्यूंसी में, 4 कैंडिडेट उठे हुए हैं, कैंडिडेट A, B, C एंड D। कोई किसी भी पार्टी का आप नाम ले लीजिए, क्योंकि पार्टी में इलेक्शन ना होके हम कैंडिडेट को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, तो वो उस तरीके से आप समझने की इसको ज़्यादा कोशिश कीजिएगा। 100 पीपल हैं जो वोट करेंगे। लोग यहाँ पर कितने खड़े हुए हैं? A, B and C, D। हम देखते हैं कि A को यहाँ पर जो वोट दी गई है वो दी गई है 35 लोगों ने। B को जो वोट दी है वो दी है यहाँ पर 15 लोगों ने। इसके बाद हम C को देखेंगे तो C को हम देख पाएंगे कि यहाँ पर वोट दी है 25 लोगों ने। और अगर हम D को देखेंगे तो फिर से किसने दी है? 25 ने। तो जब अगर हम देखें कि यहाँ पर विनर कौन होगा? विनर होगा 35 वाला, यानी कि 50% से अब वो तो इसको वोट नहीं मिली है, लेकिन इन सब में से ज़्यादा मिली है। लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीपल थे वो नहीं चाहते थे कि 35% वाला जो कैंडिडेट है वो बने, क्योंकि उन्होंने B, C, D को किया है ना। अगर हम मिलाएंगे इस चीज़ को तो ये मोर देन 75% हो गया, अराउंड 75%। तो 75% जिस कैंडिडेट को नहीं चाहते थे, क्योंकि उसके पास
सारे कैंडिडेट से ज़्यादा मिलाकर मेजोरिटी है तो वो क्या करता है, अपनी गवर्नमेंट बनाता है। तो मेजोरिटी पार्टी का ही यहाँ पर हमें रूल जो है वो देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो क्या है, वो है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब है, देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सीधा सीधा मतलब होता है कि प्राइम मिनिस्टर और जो उसकी गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं, कौन कौन होंगे, कैबिनेट के जो मेंबर होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब बेसिकली जो मिनिस्टर्स हैं, जो कि अराउंड 80 to 85 मिनिस्टर्स हो सकते हैं, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और एक साथ रिस्पॉन्सिबल है। अगर बाय चांस एक मिनिस्टर यानी कि को यहाँ पर हटा दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है, देखिए सबसे पहले तो दो तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दिखाई पड़ती है। मैं थोड़ा सा देर के लिए इसको काट रही हूँ, मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरीके की, पहली कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर लोकसभा के लिए। इनका जो भी फैसला होगा, जो भी काम होगा, वो जिम्मेवारी चाहे किसी एक ने किया हो लेकिन उसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी कैबिनेट के ऊपर आएगी। और अगर एक इंसान को हटाया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव पोर्टफोलियो जो सिस्टम होता है कि कौन किसको कौन सी मिनिस्ट्री मिलेगी, कौन किस विभाग को संभालेगा, वो जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बांटते हैं। मान लीजिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा रहा है तो वो अकेले नहीं जाएंगे, उनके साथ में उनकी पूरी की पूरी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो भी जाएगी। तो दो प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर पॉलिटिकल होमोजीनियटी हम देखते हैं। अब इसका क्या मतलब है मैम, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक तरीके से एक ही पार्टी का रूल हमें दिखाई देगा। जैसे बीजेपी है तो अभी फ़िलहाल वो पावर में है सेंटर में, तो होम का मतलब होता है एक जैसा, राइट। तो मिनिस्टर भी सारे के सारे उसी पार्टी से हैं। बट अगर हम इसको कंपेयर करें दूसरे तरीके से, जो इलेक्शन होते हैं जिसमें पार्टी रूल हो जाता है, जिसमें जितनी पार्टी को पार्टी के हिसाब से इलेक्शन होगा, पूरे इंडिया को एज ए कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लिया जाएगा, पूरे इंडिया के लोग पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, पार्टी डी को वोट करेंगे। अब यहाँ पर मेजोरिटी रूल ना होकर क्या होगा कि जैसे ए कैंडिडेट, ए पार्टी को 35 वोट मिले, फिर दूसरी को हमने देखा 15 मिले, फिर तीसरी को 25 एंड 25 ही मिले थे फोर्थ को। तो यहाँ पर क्या होगा कि ए से 35% सीट जितनी होंगी लोकसभा की वो ए को, ए पार्टी को दे दी जाएंगी। तो ये इंडिया में सिस्टम अभी नहीं है, तो इसी वजह से हमें क्या दिखाई देता है, पॉलिटिकल होमोजीनियटी दिखाई देती है। अब जितने परसेंट सीट है उसी हिसाब से अलग अलग पार्टी से मिनिस्टर बनेंगे। तो ये पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है इंडिया के अंदर। क्या है हमारे यहाँ पे, हम देख पाते हैं कि मेजॉरिटी पार्टी का रूल है। डबल मेंबरशिप का क्या मतलब है, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और पॉलिटिकल सिस्टम, जब पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात होती है ना, तो ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, ये एक्चुअली में जहाँ पर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा ना, वहीं पर हम देखेंगे कि जो मिनिस्टर होगा वो पहले MP होना चाहिए और फिर उसके बाद में जाकर वो मिनिस्टर बन सकते हैं, राइट। तो ये क्या हो गया, दो दो हमें क्या दिखाई दे रहा है, मेंबरशिप दिखाई दे रही है कि पहले तो आप MP हो यानी कि लेजिस्लेचर का भी भाग बनो और साथ ही में आप एग्जीक्यूटिव का भी भाग बनोगे। हाँ, अब आप लोगों को याद आएगा, मैम हमने तो कुछ ऐसा सुना था कि आप बिना MP बने भी भारत में मिनिस्टर बन सकते हैं। दैट इज़ ऑल्सो ट्रू, आप बन सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर फिर आपको MP बनना पड़ेगा, वरना जो आपका पद है वो हट जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि पहले ही प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर तो एक तरीके से बनाते रियल पावर में वही है, लेकिन साइन जो होता है इस इंडिया में किसी भी चीज़ के ऊपर अगर साइन होगा, कोई भी ऑफिस क्यों ना हो, वहाँ पर कोई जाएगा तो वो कौन लागू करेंगे, इंडिया के प्रेसिडेंट। तो ये हमेशा याद रखना है। तो वो जब करेंगे उनको, तो उनको टाइम देंगे कि 6 महीने में इलेक्शन लड़ो, जीतो और फिर तुम्हारा ये जो पद है वो तुम्हारे पास रह सकता है, ये है। फिर लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो लोकसभा का लीडर जो है, इनको गवर्नमेंट का लीडर माना जाता है, गवर्नमेंट और लीडर ऑफ अपोजिशन भी इनके साइड में, जिनकी सबसे ज़्यादा वोट होती है 10% से ज़्यादा होना चाहिए, तो वो लीडर ऑफ अपोजिशन माने जाते हैं। तो लीडरशिप कौन करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे। लोअर हाउस डिसॉल्व हो सकता है, कैसे होगा, देखिए जब प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म से, तो उसमें जब आप जाएंगे तो लोअर हाउस जो होता है, यानी कि लोअर हाउस इंडिया के केस में क्या होगा, लोकसभा, वहाँ पर एक्चुअली उसकी जो टेन्योर होती है वो फिक्स होती है और उसको हटाया या फिर तोड़ा नहीं जा सकता। अब इंडिया में क्या है, इंडिया में हम देखते हैं मैम, इंडिया में एक तो राज्यसभा है जो कि अपर हाउस के नाम से जाना जाता है, और दूसरा हम देखेंगे लोकसभा है जिसको लोअर हाउस या फिर हाउस ऑफ कॉमन के नाम से भी जाना जाएगा, और राज्यसभा यानी कि हाउस ऑफ
एल्डर्स के नाम से भी जाना जाएगा। तो ये क्या है, राज्यसभा की हमें पता है 6 साल की जो टेन्योर है वो फिक्स, और ये कभी भी बीच में ख़त्म नहीं होगा। 2-2 साल बाद 1/3 जो मेंबर होंगे उनका बार बार इलेक्शन होता रहेगा। लेकिन जब लोकसभा की बात करते हैं तो वैसे तो टेन्योर इसकी 5 साल है, लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर मेजोरिटी को यहाँ पर खो देंगे उसी समय पे क्या हो जाता है, चाहे एक ही साल क्यों ना हुआ हो लोकसभा को बने हुए, तभी लोकसभा ख़त्म हो जाएगी और दोबारा से री इलेक्शन करवाना पड़ेगा। सो ये भी हमने सिस्टम देखा है। तो ये क्या दिखा रहा है, डिसोल्यूशन। तो ये कहाँ पर मिलता है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ही देखने को मिलता है। इट इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। चलिए, ये थे कुछ बहुत ही मेन फीचर्स जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के होते हैं। अब हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अभी देखा, जिसमें हमने देखा ड्यूअल एग्जीक्यूटिव को। ड्यूअल एग्जीक्यूटिव में क्या दिखाई दे रहा था, यहाँ पर एक रियल हेड है जो कि प्राइम मिनिस्टर है, एक नॉमिनियल हेड है जो कि प्रेसिडेंट है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा के प्रति हमें दिखाई देती है जो कि लेजिस्लेचर का भाग है। फ्यूजन ऑफ पावर दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है कि पार्लियामेंट के अंदर ही यहाँ पर एग्जीक्यूटिव भी बैठे हुए हैं, यानी कैबिनेट और काउंसिल के मेंबर भी इसी एक लोकसभा में बैठेंगे, और वहीं पर अदर एमपीज भी बैठे हुए हैं। फिर पॉलिटिकल होमोजीनियटी हमें दिखाई देती है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस होता है। बट जब हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बाद में, तो एक तो सिंगल एग्जीक्यूटिव होगा, वही हेड होंगे, तो प्रेसिडेंट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इनकी लेजिस्लेचर के प्रति। ये इन्होंने जो भी फैसला लिया वो बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो क्या बात है, इनको एक्चुअली में रिमूव नहीं किया जा सकता है, इनका मेजोरिटी से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं है मेजोरिटी से मतलब, क्योंकि मेजोरिटी की जो पार्टी का रूल होता है ना, वो एक्चुअली में इंडिया का या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। लेकिन प्रेसिडेंट के लिए जो इलेक्शन हो रहे हैं वो डायरेक्टली यहाँ पर जो हेड को चुना जा रहा है वो चुना जा रहा है लोगों के द्वारा, और वो बिल्कुल अलग है। सेपरेशन ऑफ पावर वहाँ पर दिखाई देती है। प्रेसिडेंट का ऑफिस अलग है, उनके जो मिनिस्टर्स होंगे वो भी अलग होंगे। वो चाहे तो उनमें एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं उनको भी ऐड कर सकते हैं, वो भी उनकी अलग बात है। लोकसभा और राज्यसभा बिल्कुल अलग बनती है। ये एक एग्जाम्पल था। वैसे वहाँ पे क्या किस नाम से जाना जाएगा, सेनेट के नाम से। तो सेनेट जो उनकी होती है और जो उनका लोअर हाउस होता है वो अलग होता है, कांग्रेस। ये हम देखते हैं। फिर सेपरेशन ऑफ पावर हमने देखा। पॉलिटिकल होमोजीनियटी नेसेसरी नहीं है, तो वही आ गया ना, प्रेसिडेंशियल टाइप ऑफ हो गया। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो वो होगा वो सिर्फ एक ही पार्टी से होगा, नहीं, वो परसेंटेज वाला सिस्टम यहाँ पर आ जाता है। लोअर हाउस की फिक्स टर्म भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अब हम देखेंगे कि क्या फ़ायदे हैं, क्या इंडिया को भी प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरफ जाना चाहिए या पार्लियामेंट्री सिस्टम में ही रहना चाहिए, और पार्लियामेंट्री सिस्टम के एक्चुअली में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो मेरिट क्या क्या फ़ायदे हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का सीधा मतलब है कि लेजिस्लेचर के प्रति आपकी जिम्मेवारी है, अगर आप उसको नहीं निभा पाएंगे तो वो चाहे तो आपको हटा भी सकते हैं। मेजॉरिटी में नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पर करवाया जा सकता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और उसमें अगर आप लोगों ने भरोसा नहीं दिखाया कि गवर्नमेंट पे हमें भरोसा नहीं है, एमपीज़ ने मेजॉरिटी को प्रूव नहीं किया, तो आप वहाँ से हट सकते हो। तो आपके ऊपर हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी लेजिस्लेचर के प्रति। दूसरा हम देखेंगे डेस्पोटिज्म यहाँ पर होने से बच जाता है, यानी कि एक ही इंसान के हाथ में सारी की सारी सत्ता आने से बच जाते हैं, क्योंकि लगातार उनको अपनी पॉलिसीज़ के लिए, अपने जो नीतियाँ बना रहे हैं, अपने जो कानून बना रहे हैं, उन सब के लिए यहाँ पर क्या होना पड़ता है, जो लेजिस्लेचर है उसके प्रति जिम्मेवार रहना पड़ता है। दूसरा, हमेशा एक रेडी अल्टरनेटिव गवर्नमेंट तैयार मिलती है। एक्चुअली के अंदर में इंडिया में ये कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से निखर कर नहीं आया है, बट इफ़ वी टॉक अबाउट यूके तो वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है क्या, शेडो गवर्नमेंट का। शेडो गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि जो अपोजिशन का लीडर है वो एक्चुअली में अपनी पूरा का पूरा शेडो की तरफ, परछाई की तरह जैसे गवर्नमेंट होती है उसी की तरह अपने पोर्टफोलियो बनाता है, लोगों को लगातार ट्रेनिंग मिलती रहती है, और उनके पास में हमेशा एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट का क्या रहता है, ऑप्शन रहता है कि मान लीजिए अगर ये हट भी जाते हैं और दूसरी जो सरकार है वो इलेक्शन बिना करवाए कॉन्फिडेंस अपना मेजोरिटी अपनी प्रूव कर देता है, तो शायद इलेक्शन की भी ज़रूरत ना हो। चाहे तो फिर प्रेसिडेंट उनको जो स्पीकर के हाथ में पावर होती है कि वो उनको क्या बता सकते हैं कि हाँ ये जो है नए प्रधानमंत्री बन सकते हैं, बट अगर कोई भी प्रूव नहीं कर पा रहा है तो फिर उसके बाद में इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे। वाइड रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाई देती है, क्योंकि सभी लोग अपना जो एमपीज़ वगैरह है लेजिस्लेचर वगैरह में यहाँ पर क्या करके आते हैं,
डायरेक्टली इलेक्ट होकर आ रहे हैं, तो रिप्रेजेंटेशन काफ़ी ज़्यादा है। हार्मनी जो है वो लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव दोनों में ही दिखाई देती है, दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब इसके कुछ फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। नुकसान में अनस्टेबल गवर्नमेंट ज़्यादा है कि ऐसा है ना कि कोई डिसोल्यूशन हो जाता है लोकसभा का तो गवर्नमेंट उसी का भाग है, तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि अनस्टेबिलिटी ज़्यादा दिखाई देती है क्योंकि आपका टेन्योर फिक्स नहीं है। जैसे मान लीजिए 4 साल के लिए अगर आप अमेरिका में प्रेसिडेंट बन गए तो इम्पीचमेंट ना हो तो आपको कोई नहीं हटा सकता, ना पार्लियामेंट हटा सकती है, कोई नहीं हटा सकता। बट इंडिया में चाहे तो पार्लियामेंट यहाँ पर 2 दिन बाद हटा दे बनी हुई गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं वो अनस्टेबिलिटी दिखाई देती है। दूसरी बात यह है क्योंकि मेजॉरिटी का रूल होता है तो कई बार पार्टीज़ क्या करती हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट बना देती हैं। कोलिएशन गवर्नमेंट का क्या मतलब है, एक दूसरे के साथ संधि करके। अब अगर उनकी पसंद के उनको पोर्टफोलियो ना मिले, अगर एक पार्टी ने अपना सपोर्ट पीछे खींच दिया तो एकदम से सरकार गिर गई, सरकार गिर गई फिर से इलेक्शन होगा, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अनस्टेबिलिटी को यानी कि अस्थिरता को दिखाते हैं। दूसरी बात है कि पॉलिसीज़ की कंटिन्यूटी नहीं दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि एक गवर्नमेंट को अच्छा लग रहा है कि हमें इस प्रकार की नीतियों पे काम करना है, सेकेंडली उनके अपोजिशन की गवर्नमेंट आएगी उसको लगेगा नहीं हमें तो दूसरे टाइप से काम करना है। बट अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखें तो वहाँ पर कंटिन्यूटी दिखाई देती है क्योंकि लेजिस्लेचर से हट कर वहाँ पर एक कैंडिडेट है जो सामने खड़ा और कह रहा है कि मुझे प्रेसिडेंट बनाओ, मैं ये नीतियाँ ला कर आऊँगा, तो वो हमें दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि कैबिनेट की डिक्टेटरशिप हो सकती है क्योंकि कैबिनेट में यूजुअली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से कम मेंबर होते हैं, तो ये छोटी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है एक तरीके से। 10 से 15 मेंबर यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं जो कि खास होंगे, वो अपनी मीटिंग वगैरह करते रहेंगे, तो वो जो चाहेंगे वो हो सकता है। तो जितने भी मेंबर होंगे पार्टी के, जितने भी एमपीज़ होंगे, वो चाहे एक चीज़ से सहमत हो या ना हो, लेकिन उनको वो बात माननी ही पड़ेगी जो यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा इशू कर दिया गया है। तो वो हमें एक सिस्टम दिखाई देता है। सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट, हालांकि जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है उसमें आर्टिकल 50 जो वो बिल्कुल सेपरेट कर देता है, बट एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अंदर सेपरेशन नहीं है, तो ये भी एक अलग चीज़ है। गवर्नमेंट बाय एमेच्योर्स, तो यहाँ पर क्या फ़र्क है? देखिए, एमेच्योर्स का मतलब ये हो गया कि वो लोग जो काइंड ऑफ टेक्नोलॉजिकली या फिर प्रोफेशनल लेवल पे उतने ज़्यादा मैं क्या बोलूँगी कि वैलिड नहीं है या फिर उनको उतना ज़्यादा जितनी नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं है उससे रिलेटेड, तो एमेच्योर हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती है तो प्रेसिडेंट के पास में ऑप्शन होता है कि वो अपनी कैबिनेट के अंदर किसी एडमिनिस्ट्रेटर को रखना चाहे वो उसको लेकर आ सकते हैं, किसी भी प्राइवेट मेंबर को जिनको वो लाना चाहे वो ला सकते हैं, यानी कि उनकी काबिलियत के हिसाब से गवर्नमेंट बन रही है। आजकल तो एक नई टर्म भी आ गई है टेक्नो गवर्नमेंट टाइप से, टेक्नो डेमोक्रेसी टाइप से। तो टेक्नोक्रेट जो होते हैं यानी कि उनको टेक्नोलॉजी का अच्छे से पता होगा, वो जिस काम में जाना चाहते हैं वो प्रोफेशनली उसमें काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक इंसान उठा हुआ हो सकता है कि उसने आजीवन डिफेंस में कभी कोई पढ़ाई ना किया हो, कुछ सीखा ना हो, बट वो डिफेंस मिनिस्टर बन सकता है। सेम गोज़ विद अदर पोर्टफोलियो ऑल्सो। तो ये कहीं ना कहीं एक ये भी हमें लेकनेस यहाँ पर दिखाई देती है। फिर हम देखेंगे कि इंडिया ने क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम को अडॉप्ट किया। तो इसके पीछे हमारे पास में ऑप्शन थे क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमसे पहले आ चुका था यूएसए के अंदर। हम चाहते तो वो भी एक्सेप्ट कर सकते थे, बट वी चूज़ एंड वी वेंट फॉर द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ना इसका सबसे बड़ा कारण था फेमिलियरिटी। तो फेमिलियरिटी क्यों थी? क्योंकि 1935 के बाद से ही हम देखते हैं, वैसे तो 1853 में ही पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो इंडिया में बिगनिंग हो जाती है, जब गवर्नर जो हमारे थे गवर्नर जनरल, उनकी काउंसिल को 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बन गई थी एंड एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई थी, तो वहाँ से बिगनिंग थी। बट 1935 के बाद तो बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम था वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चरली हमने देखा हुआ था। तो एक तो होता है ना कि जो काम हमने देखा है, जो हमें आता है, क्यों ना हम उसी पे चले। दूसरा यहाँ पर यही था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई थी कि एक इंसान के हाथ में सारी पावर जाने से बहुत अच्छा है कि जितने भी देश के नागरिक हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक्चुअली में जब चाहे उनको लगेगा कि पार्लियामेंट या जो गवर्नमेंट है वो एक्चुअली में ढंग से काम नहीं कर रही है, तो वो उनको क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व करवा सकते हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स ए बिग इम्पैक्ट, ये हमने चूज़ किया। तीसरा, हमने लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने की कोशिश की। क्योंकि अब सोचिए, मान लीजिए प्रेसिडेंट जो है उन्होंने क्या किया, साइन करना पड़ता है एक बिल को, उनकी तरफ से गवर्नमेंट मिनिस्टर क्या करेंगे, लेजिस्लेचर में जाके यहाँ पर दिखाएंगे। दोनों हाउसेस क्या कर रहे हैं
कि एक पास नहीं कर रहा है, दूसरा पास नहीं कर रहा है, या एक ने पास कर दिया दूसरे ने पास नहीं कर दिया और प्रेसिडेंट तक आ ही नहीं रहा है साइन होने के लिए, तो कॉन्फ्लिक्ट है। हालांकि करवा कौन रहा है, रियल हेड वही है, पावर वही है, तो प्रेसिडेंट ही दे रहा है, लेकिन लेजिस्लेचर उसको एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता है। अब सेपरेशन ऑफ पावर है तो आप इनके अंदर सेपरेशन, यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि मेजोरिटी से पास करवा लो, उस चीज़ को नहीं करवा सकते ना। इंडिया में तो यही है कि मेजोरिटी का रूल है, मेजोरिटी है तो आपको पता है कि लोकसभा में आपकी मेजोरिटी है तो ईजिली आप किसी भी बिल को पास करवा लेंगे। अगर सिंपल मेजोरिटी की यहाँ पर बात हो रही है खासकर, तो आप आराम से पास करवा के निकल जाएंगे। तो बट यही बात हो जाती है कि वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट है कि कभी मान रहे हैं कभी नहीं मान रहे हैं। एंड ये चीज़ भी हमने क्या सोची कि अवॉइड हमें करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट हमने देखा कि नेचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो हमें एक्चुअली के अंदर में थोड़ा सा मतलब थोड़ा हमें लगा कि एजुकेशन की इंडियन सोसाइटी में अभी कमी थी, वो समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम भी दिखाई दे रहा है। और उसको समझने के लिए और उस हिसाब से डेमोक्रेसी को चलाने के लिए जो लोग हैं उनके अंदर भी डेमोक्रेसी की अच्छी खासी समझ होनी चाहिए। तो अभी तक तो इंडिया नया नया डेमोक्रेटिक बनने जा रहा है, तो वो सब कुछ चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए इसको यहाँ पर लेकर आए। अब पार्लियामेंट के अंदर भी अगर हम बात करें तो दो तरीके के मॉडल हमें दिखाई देते हैं, ब्रिटिश और इंडियन। तो ब्रिटिश में हम मोनार्किकल डेमोक्रेसी देखेंगे। मोनार्किकल यानी कि हेड जो है रिपब्लिकन ना होकर मोनार्किकल होगा, राजा होगा, और राजा भी क्या होगा, हेरिडेटरी होगा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, तो इस तरीके से चलता जाएगा। दूसरी बात है कि इसके ऊपर भी सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट होगी, कि पार्लियामेंट जो है वो सॉवरन बॉडी है और वो हमेशा सुप्रीम है। पीएम जो होंगे वो लोअर हाउस से ही होने चाहिए। इंडिया में ऐसा नहीं है, पीएम दोनों में से किसी भी हाउस से हो सकते हैं। एग्जाम्पल हम इसका जीवी गौड़ा जो है उनसे भी देख सकते हैं। इंदिरा गांधी इटसेल्फ वाज फ्रॉम राज्यसभा, और अभी हमारे जो लेट प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, वो भी राज्यसभा से ही आए थे। तो ये हमारे एक्सेप्शंस रहे हैं। पार्लियामेंट इंडिया में सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। बट यूके के अंदर सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट दिखाई देती है। इंडिया में जो हेड है हमारे वो रिपब्लिक है, कौन है हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट, तो वो हमें एक फ़र्क दिखाई देता है। दूसरा, ब्रिटिश में लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिनिस्टर्स की, बट इंडिया में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए जब यहाँ पर कोई भी बिल पास होगा तो दोनों हाउस उसको पास करके भेजेंगे अपने हेड के पास में, मोनार्क के पास में, राजा उसको साइन करेगा। राजा साइन करेगा तो अगर कल को उस बिल में कोई कमी है या एक्ट में कोई कमी नज़र आती है, जो कि हो सकता है कि आगे लोगों को पसंद ना आए, तो यहाँ पर उनके साइन के साथ में मिनिस्टर को भी साइन करना पड़ता है। अब ये क्यों करना पड़ता है, बिकॉज वहाँ पर कहावत है कि किंग कैन डू नथिंग रॉन्ग, यानी राजा जो है वो कभी कुछ भी गलत नहीं कर सकता। तो अगर कल को उस बिल से रिलेटेड कुछ भी कंट्रोवर्सी होती है तो वो सारा का सारा लीगल जो फ्रेमवर्क होगा, अगर उसको कोर्ट में भी जाना, कुछ भी करना, तो वो मिनिस्टर के ऊपर जिम्मेवारी आएगी। बट हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, मिनिस्टर को ना कोई साइन करने पड़ते हैं प्रेसिडेंट से साइन करवाने से पहले, और ना ही उनको कोई जिम्मेवारी लेनी पड़ती है। शेडो कैबिनेट जो ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया, तो वो भी हमें ब्रिटेन में दिखाई देती है। हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री, हालांकि पार्लियामेंट जब हम पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर डिवाइसेस देखेंगे कि पार्लियामेंट में काम होता कैसे है। सबसे पहले अलग अलग तरीके हैं जिससे जो पार्लियामेंट होती है वो एक्चुअली में अपनी पकड़ जो है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर बना के रखती है। लेजिस्लेचर अपनी पूरा का पूरा फोकस रखता है उसमें से। जैसे कि क्वेश्चन आवर हमारे पास होता है, पहला जो घंटा होगा पार्लियामेंट्री सीटिंग का, तो सेशन और सीटिंग में फ़र्क होता है। अब 3 ही सेशन होते हैं इंडिया के अंदर, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पर एक विंटर सेशन होगा सबसे पहले, तो विंटर सेशन होता है, फिर मॉनसून सेशन होता है, और उसके बाद में हम यहाँ पर देख पाते हैं बजट सेशन। ठीक है, तो BMW के नाम से आप इसको याद रख सकते हैं। तो ये सेशन है। तो मिनिमम हम देखते हैं कि 3 बार यहाँ पर क्या हो रहे हैं, सेशन आ रहे हैं। इनमें से बहुत सारी मीटिंग होगी, सीटिंग होंगी। तो सीटिंग जो होती है, मीटिंग क्या होगी, एक दिन में एक बार, जितनी बार भी आप मिलेंगे, ठीक है, उसको मीटिंग बोलेंगे। कि आपने मान लीजिए 40 दिन आप मिले हो तो 40 मीटिंग की है, लेकिन 40 मीटिंग में सीटिंग अलग होती है। एक दिन में 2 सीटिंग होती है, सुबह वाली अलग से सीटिंग होगी, फिर शाम वाली अलग से होगी, तो वो हम सीटिंग उसको बोलते हैं। तो जब भी आप बैठेंगे उसमें से जो सीटिंग का पहला घंटा होता है वो क्वेश्चन आवर के लिए रखा जाता है, कि आप सवाल पूछ सकते हैं मिनिस्टर से, गवर्नमेंट से, जितने भी MP हैं वो क्या कर सकते हैं, सवाल पूछेंगे। ये मेंशन कहाँ पर है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो किस में है,
है रूल्स ऑफ प्रोसीजर। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कब बन रहे थे, हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब बनी थी, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था और एक तरफ हम देखते हैं कि ये जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर वगैरह बनाए जा रहे थे राजेंद्र प्रसाद जी की निगरानी के अंदर इनको बनाया जा रहा था। फिर मिनिस्टर जो होंगे वही इनका उत्तर देंगे। क्यों? मिनिस्टर क्या है, एमपी होने के साथ साथ गवर्नमेंट का भी भाग है, एग्जीक्यूटिव का भी भाग है, तो वो उसका आंसर देंगे। क्वेश्चन जो है वो प्राइवेट मेंबर्स के द्वारा भी पूछे जा सकते हैं, तो मेनली एक्चुअली में उन्हीं के लिए इसको बनाया गया। प्राइवेट मेंबर कौन? जो कि गवर्नमेंट का भाग नहीं है। फिर यहाँ पर 0 आवर का एक ऑप्शन होता है हमारे पास में, जो कि क्या होगा, अगेन ये जो 0 आवर है ये एक्चुअली में रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर भी मेंशन्ड नहीं है। इसके अंदर ऐसे मैटर को उठाना है जो बहुत ही अर्जेंट हो और कम से कम 10 बजे से पहले पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को, और अगर स्पीकर एक्सेप्ट कर लेते हैं तभी आप इसको उठा सकते हैं। इमीडिएटली ये क्वेश्चन आर के बाद में स्टार्ट होता है, तो आप समझ रहे हो कि एकदम से कुछ हो जाता है। फॉर एग्जांपल क्या हो गया, मान लीजिए इंटरनल कहीं पे कुछ अग्रेशन वगैरह हो गया है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है पब्लिक के लिए कि उसको एक बार बोला जाए, तो पार्लियामेंट में क्या होगा कि तब ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। स्पीकर डिसाइड करेंगे कि वो अलाउ करेंगे इस मैटर पे बात करना या नहीं करेंगे। तो ये पावर जो भी है, मोस्टली पार्लियामेंट की जितनी भी पावर होती है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो पावर है रूल ऑफ प्रोसीजर के हिसाब से वो स्पीकर के पास में ही होती है। फिर हमारे पास अलग अलग मोशन भी हैं, जैसे कि प्रिविलेज मोशन है, जिसमें ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस अगर किसी मिनिस्टर ने कर दिया है तो उनके ऊपर बात की जा सकती है। वो कोई भी मेंबर, चाहे प्राइवेट मेंबर क्यों ना हो, वो कोई भी इस पे बता सकते हैं कि इस मिनिस्टर ने जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इनको मिले हुए हैं उनको तोड़ दिया है। तो सेंशर किया जा सकता है कंसर्न मिनिस्टर को, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। फिर स्पेशल मेंशन हमारे पास में है, मोशन है, वो क्या है, ये एक्चुअली में एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर होता है आधे घंटे का डिस्कशन के अंदर में, और ये जो नोटिस होता है इसको अंडर रूल 377 लोकसभा के अंदर ही मेंशन किया गया है। फिर क्लोजर मोशन हम देखेंगे, जिसका मतलब ही होता है कि कोई डिबेट चल रही है और उसको आप एकदम से कट शॉर्ट कर देते हो कि ठीक है अब इसके ऊपर बहुत बातें हो गई हैं, अब हम इसको बंद करेंगे। तो वो होगा 4 तरीके के ये हो सकते हैं, जिसमें सिंपल कंपोजर है, कंपोजर बाय कंपार्टमेंट, कि आप कुछ कुछ हिस्सों को बंद कर देते हो, काट देते हो कि अभी इन पे बात नहीं होगी। कंगारू क्लोजर का मतलब यही होता है कि आपने बहुत सारा जो पार्ट था, जैसे कंगारू होता है ना ऑस्ट्रेलिया का, आपने देखा होगा पाए जाते हैं, तो उसके एक्चुअली में यहाँ पर पेट के ऊपर एक जेब टाइप होती है, उनके स्किन का एक भाग होता है जिसमें वो अपने बच्चों को डाल लेते हैं। तो यहाँ से वही देखिए कि वेरी जो भी पार्ट था वो आपने जेब में डाल लिया और अब ठीक है इसके ऊपर डायरेक्टली इसको पास कर दो। और गुलेटियन क्लोजर का मतलब होता है कि टाइम कम है, अब हम बिना पढ़े ही बहुत जल्दी इन पर क्या करेंगे, साइन करेंगे, सीधा वोट करवाएंगे। तो वो भी होता है कि आपने पहले शुरुआत में, अब जैसे आप लोग हैं कि या मैं ही आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो इतना लंबा लंबा करके अभी पढ़ा रही हूँ, इतना डीप में जा जा के पढ़ा रही हूँ, और सपोज़ कीजिए कि डेडलाइन आ रही है और डेडलाइन आ रही है इस सब्जेक्ट को ख़त्म करने की, तो मैं क्या सोचूंगी कि थोड़ा सा फास्ट करें चीज़ों को, थोड़ा डेप्थ में कम जाए, या जो मैं आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल दे रही हूँ वो एग्जांपल ना दे के जल्दी जल्दी ख़त्म करवा दूँ। तो वैसा सा ही यहाँ पर हमें कुछ कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। फिर हम देखेंगे कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजिंग के अंदर ही हमारे पास अलग अलग मोशन और भी हैं, जैसे कि कॉन्फिडेंस मोशन, जो मैं लगातार आपको बता रही हूँ कि न्यू प्रोसीजर डिवाइस है जो कि एमर्जिंग सिचुएशन से कोप अप करने के लिए बनाया गया है। ये प्रेसिडेंट के द्वारा ही इसको लागू किया जाता है, और इसमें वही है कि गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस अभी तक है या नहीं है, तो अगर मेजोरिटी खत्म होगी तो गवर्नमेंट खत्म होगी। कॉलिंग अटेंशन मोशन, मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड टू सीक, तो वही है कि अटेंशन आपने कॉल करके, यानी कि ना आपने नोटिस दिया है अभी कोई, ना कुछ और किया, बस आप कॉल करके कह रहे हैं कि नहीं बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, इस पे तो मैं बात करनी पड़ेगी। सडन चीज़ों के लिए ये होता है एक्चुअली में। एंड ऑथोरिटेटिव स्टेटमेंट होती है, इंडिया इनोवेशन 1954 से ही हमने खुद ही बनाया है, इसके अलावा ये कहीं पर पाया भी नहीं जाता है, और रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये मेंशन्ड है। एडजॉर्नमेंट मोशन की बात करें तो ये एक्चुअली में अटेंशन के लिए कोई डेफिनाइट मैटर है, उसके ऊपर अटेंशन के लिए लेकर आया जाता है। इसमें कम से कम 50 मेंबर का सपोर्ट चाहिए और ये राज्यसभा में नहीं हो सकता। एडजॉर्नमेंट का मतलब समझ रहे हो ना कि आप एक्चुअली में किसी चीज़ को एडजॉर्न करना चाहते हो, तो डिस्कशन जो है वो एटलीस्ट 2.5 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना उससे कम होना चाहिए, ज़्यादा हो सकता है बट कम नहीं होना चाहिए। कि आपने पहले ही बता दिया कि हमें 3 घंटे का डिस्कशन करना है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस नाउ, तो ये एडजॉर्नमेंट मोशन होगा। और भी कुछ कंडीशंस हमें इसकी दिखाई देंगी। फिर नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या होगा, सिंगल मेजोरिटी जो है वो एक्चुअली में
सिंपल मेजोरिटी चाहिए इसको पास करने के लिए और सपोर्ट 50 मेंबर्स का एडमिट करवाया जाएगा। तो एक कॉन्फिडेंस मोशन है, एक नो कॉन्फिडेंस मोशन है। नो कॉन्फिडेंस में वही बात है कि मिनिमम जब तक 50 लोग जो हैं लोकसभा के वो आगे आकर स्पीकर को ये जमा करवा के नहीं देंगे कि हमें सरकार में वो नहीं है, मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, आप एक बार वोटिंग करवाओ कि मेजोरिटी अभी भी इनके साथ है या नहीं है, तो तब तक ये नहीं होगा। तो केवल लोकसभा में हो सकता है, गवर्नमेंट को उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है नो कॉन्फिडेंस मोशन को लगाते हुए। और ये शब्द जो है नो कॉन्फिडेंस, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं पाया जाता है। तो प्रीलिम्स में फंसते कहाँ पर है, यहाँ पर कौन सी ऐसी चीज़ है जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर में पाई गई है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, ये हमें याद रखना है। चलिए, पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये एक्चुअली में नॉर्मल रूल्स को फॉलो नहीं करता। इसमें क्या होगा कि हाउस जो है, जब ये ऑर्डर आ जाता है, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भी प्रोसीडिंग पहले चल रही थी वो उसको सस्पेंड किया जाता है और अब कोई भी डिबेट जो है इसके ऊपर अलाउड नहीं होगी। तो ये मोस्टली जो रूल्स होते हैं उनकी इंटरप्रिटेशन जो कि स्पीकर के हाथ में है कि वही उनको इंटरप्रिटेट करेंगे और उनको इंटरप्रिटेट करके उनको अच्छे तरीके से इन्फोर्समेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है उस चीज़ के ऊपर ये लागू होता है। फिर हम देखते हैं मोशन ऑफ थैंक्स को। अब ये एक ऐसा मोशन है जो फर्स्ट सेशन जो होता है ईच जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिजिकल ईयर। देखिए, हर साल का जो पहला सेशन होगा, राइट, जो कि मोस्टली क्या होगा, ऑब्वियसली बजट सेशन हम देख पाएंगे, या फिर या और कोई भी हो सकता है कि गवर्नमेंट आने के बाद में डायरेक्टली विंटर सेशन ही हुआ, डिपेंड करेगा, राइट। या फिर जो साल का पहला है और जो जनरल इलेक्शन के पहला सेशन है, उन दोनों में प्रेसिडेंट आएंगे, एक जॉइंट सिटिंग होगी और उसमें मोशन ऑफ थैंक्स की तरीके से वो डिबेट तो नहीं करेंगे, कि अपना स्पीच देंगे। उस स्पीच में वो बताएंगे कि अभी तक गवर्नमेंट के क्या क्या लक्ष्य हैं, क्या क्या वो आगे करने वाली है, क्या क्या अभी तक कर लिया। तो जब हर साल होगा तो पहले वाली वो बातों को बताएंगे हमने क्या कर लिया, क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ ऑल्सो एग्जीक्यूटिव और उन्हीं के साइन से सारे के सारे जो काम होते हैं, सारे के सारे जो एक्ट होते हैं वो बनते हैं। तो वो इस तरीके से बताते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो अपनी पॉलिसीज़ को आउटलाइन करेंगे, प्रोग्राम क्या क्या है गवर्नमेंट के, दोनों हाउसेस में उनका वो होगा और ये मोशन ऑफ थैंक्स के नाम से करवाया जाएगा। इस पर वोट करवाई जाती है लास्ट में और ये दोनों ही हाउसेस में पास होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पास नहीं हो रहा है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि अगेन गवर्नमेंट के पास में मेजोरिटी नहीं है और अगेन गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से भी ख़त्म हो सकती है। फिर होता है नो डे येट नेम्ड मोशन। ये एडमिट किया जाता है स्पीकर के द्वारा, बट इस पे एक्चुअली में कोई डेट नहीं है बताई गई है कि किस दिन इसके ऊपर डिस्कशन जो है वो किया जाएगा। तो नो डे नेम्ड मोशन, हाफ एन आवर डिस्कशन। ये मैटर जब सफिशिएंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का हो जाता है तब इसके ऊपर आधे घंटे का डिस्कशन किया जा सकता है। कम से कम 3 दिन जो है एक हफ्ते के उसमें ऐसे डिस्कशन किए जा सकते हैं और इसके लिए कोई फॉर्मल मोशन नहीं चाहिए, आपको बस स्पीकर को जाके बताना होगा। डायलेटरी मोशन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा मोशन है जो कि अर्जमेंट के लिए, कोई डिबेट वगैरह को जब हमें या बिल के ऊपर, मोशन के ऊपर, रेजोल्यूशन के ऊपर ख़त्म करना है तो उसके लिए हम इसको बोलेंगे। तो डायलेट, आपको पता है ना, चीज़ें जब डायलेटरी हो जाती है मतलब कि ऐसे फैलाव उनका काफ़ी हो गया, अब उनको समेटना है। मोशन जो है वो जब डिले हो रहा होता है प्रोग्रेस में तो उसको ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है कि बहुत देरी हो रही है, अब इसको बंद करो, बहुत डिस्कशन हो गया, फिर इस पर वोट करवाई जाएंगी सीधा, ठीक है, डिबेट बंद हो जाती है, वोटिंग होगी उसके बाद। ये कोई भी जो मेंबर होते हैं उस टाइम पे मोशन को यहाँ पर मूव कर सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन भी हमें दिखाई देता है जो कि 2 घंटे का होता है। तो अभी कुछ चीज़ों को आपको डिस्कशन के लिए खासकर याद रखना है। यहाँ पर 1 आवर हमने देखा, फिर हमने 0 आवर डिस्कशन देखा जो कि 30 मिनट के लिए होगा, फिर हमने हाफ एन आवर 30 मिनट के लिए देखा और शॉर्ट ड्यूरेशन देखा जो कि 2 घंटे के लिए होता है। इसमें क्या होगा, अगेन अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर ही यहाँ पर बात होगी और स्पीकर 2 दिन हफ्ते में इसके लिए निकाल सकते हैं, दे सकते हैं। अगेन नो फॉर्मल मोशन इज़ रिक्वायर्ड हियर। अब हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम की, यानी कि शक्तियाँ जो विभाजित होती हैं। ऑलरेडी मैं आपको ये समझा चुकी हूँ पहली क्लास में। तो फेडरल फीचर क्या क्या है हमारे संविधान के अंदर, ड्यूअल पॉलिटी है, यूनियन की अलग गवर्नमेंट बनती है, स्टेट्स की अलग गवर्नमेंट बनती है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारे यहाँ पे, यस, डिवीजन ऑफ पावर है ऑब्वियसली, शेड्यूल 7 कॉन्स्टिट्यूशन का, एंड 3 लिस्ट हमें पता है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यस इट इज़ हेयर, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया के अंदर में दोनों ही है। रिजिड क्यों है, क्योंकि रिजिड वहाँ पे हो जाता है जहाँ पर आर्टिकल 368 के तहत स्पेशल मेजॉरिटी, 2 तरीके की स्पेशल मेजॉरिटी यहाँ पर आ जाती है, स्पेशल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी विद द कंसेंट ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स। सो इनके तहत उसको कुछ ऐसे भाग है जिनको अमेंड किया जाता है, फिर कुछ ऐसे हैं जिनको सिंपल मेजॉरिटी से भी कर दिया जाता है। तो रिजिडिटी एज वेल एज
फ्लेक्सिबिलिटी का सिंथेसिस या फिर हमें जो दोनों ही टाइप है वो हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देता है। नाउ जुडिशरी इंडिपेंडेंट है बिल्कुल, आर्टिकल 50 एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को बिल्कुल अलग कर देता है। बाइकैमरलिज्म, हाँ, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो ये हमें दिखाई देता है। ये सारे के सारे फीचर्स हैं। यूनिटरी फीचर, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अगर यूनिटरी है, एक ही है, तो उसमें क्या क्या फीचर्स उसके होंगे। स्टेट जो होंगी वो इनडिस्ट्रक्टेबल है, यानी कि स्टेट को अलग नहीं किया जा सकता है। यस, ये हमारे इंडिया में भी है। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। यस, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होगी। तो सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन का यस का क्या मतलब है मैम? किसी किसी में दो भी कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं क्या? दो नहीं, होने को तो एक्चुअली में कितने हो सकते हैं? 50 भी हो सकते हैं। क्यों? यूएस का एग्जांपल ले लो ना, 51 हो गए। एक उनका यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया और जितनी उनकी 50 स्टेट्स हैं उनका भी अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इंडिया में भी तो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, तो ऐसे ही अलग अलग भी होते हैं। बट इंडिया में भी फिलहाल क्या है, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिखाई देता है। फ्लेक्सिबल हम यस, वो कुछ कुछ कंट्री में बहुत फ्लेक्सिबल होता है, कुछ में कम होता है। दूसरी बात है नो इक्वालिटी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेशन, ये हमें दिखाई देती है। फिर इमरजेंसी की प्रोविज़न, यूनिटरी का सीधा मतलब यही होगा कि ज़्यादा पावर जब सिर्फ यूनियन में होता है, इमरजेंसी प्रोविज़न लग सकते हैं। सिंगल सिटीजनशिप इसके अंदर होती है। पार्लियामेंट्री अथॉरिटी जो है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर होगी। अपॉइंटमेंट ऑफ जो गवर्नर है वो कौन करेंगे? यूनिटरी में ही होगा। अब यहाँ से एक बहुत प्यारा प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है। क्या? देखिए, जब मैंने आपको सोर्सेज पढ़ाए थे ना, तो मैंने आपको बताया था कि हमने 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें से ऑफिस ऑफ गवर्नर है उसको लिया था। तो ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने वहाँ से लिया है, लेकिन गवर्नर को नियुक्त कौन कर रहा है? सेंटर कर रहा है। ये हमने वहाँ से नहीं लिया। ये कहाँ से ले रहे हैं हम? कनाडा से। तो स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाने का जो एक हमने अपने 7th शेड्यूल में एक झलक दी है कि सेंटर की जो एक्चुअली में पावर है वो स्टेट से थोड़ी ज़्यादा होगी कॉन्करेंट लिस्ट वाले सभी के सभी सब्जेक्ट के ऊपर, वो हमें दिखाई देती है। एनीवे, इंटीग्रेटेड इलेक्शन मशीनरी हमें दिखाई देती है। वीटो स्टेट बिल्स के ऊपर किया जा सकता है। ये इंडिया में नहीं है, बट आप इस पर बाद में, नहीं, इंडिया में भी है एक्चुअली। गवर्नर वीटो भी कर सकते हैं और प्रेसिडेंट के लिए क्या कर सकते हैं? सेव भी कर सकते हैं। तो कुछ कुछ उस प्रकार का भी हमें दिखाई देता है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी, यस, ये तो हमारे यहाँ पर है। ऑल इंडिया सर्विस, यस। इंटीग्रेटेड ऑडिट मशीनरी, ये हम देख पाएंगे, यस। एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर, ये भी। तो इसमें से कुछ ऐसे हमें पॉइंट्स हैं जो इंडिया में दिखाई देते हैं, कुछ हैं जो नहीं दिखाई देते हैं। तो उसी बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो एक्चुअली में फेडरल एज वेल एज यूनिटरी दोनों का ही मिश्रण हमें दिखाई देता है। फिर आगे देखते हैं तो बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ पॉलिटी अरेंजमेंट के बारे में, राइट। अब इसमें क्या क्या बातें हो रही हैं? फेडरल सिस्टम में इंडिया में क्या क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, मल्टीपल लेवल की गवर्नमेंट बन रही है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में एक्चुअली में हमारे पास में क्या है? फ्लेक्सिबल भी दिखाई देता है। कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी है, डिवीजन ऑफ पावर है, ड्यूअल पॉलिटी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक बात है। सोशल इफेक्ट इसमें क्या क्या डाले गए हैं? सिंगल गवर्नमेंट हमें दिखाई देती है, यस। रिटन और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है, डिवीजन ऑफ पावर हो भी ना भी हो, कॉन्स्टिट्यूशन में भी सुप्रीम और में नॉट भी सुप्रीम, मतलब ये एग्जैक्ट पॉलिटी अरेंजमेंट की अपनी फॉर्म है। तो इंडिया में इनमें से अभी तक कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेजिस्लेचर चाहे तो बाइकैमरल हो, यूनिकैमरल भी हो, तो ऐसा हमें स्टेट में दिखाई देता है। कुछ कुछ स्टेट में हमें बाइकैमरलिज्म दिखाई देता है, कुछ में नहीं दिखाई देता है। जुडिशरी में भी और मे नॉट भी इंडिपेंडेंट, इंडिया में इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिजिड और फ्लेक्सिबल, तो ये अलग अलग टाइप की पॉलिटी, अलग अलग टाइप के उनके फॉर्म्स हो सकते हैं। और इंडिया में क्या क्या है यही हमें याद रखना है। आई होप आप लोगों को अब ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अब हम इसके सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, 2021 का सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियन पॉलिटी इज एन असेंशियल फीचर दैट इंडिकेट दैट इट इज़ फेडरल इन कैरेक्टर, यानी शक्तियों का विभाजन यहाँ पर हो रहा है। कौन कौन सा बताता है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी सेफगार्ड, वेरी गुड, हमने अभी देखा था। यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट, ओके। यूनियन कैबिनेट कैन हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम रीजनल पार्टीज। द फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट ऑफ लॉ। तो याद करिए, अभी अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है एंड बहुत रिसेंट का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन और भी फ्रेम
किए जाएंगे। अभी ऐसा नहीं है कि 80s में पूछ लिया कि अब तो पूछेंगे नहीं, इसलिए मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट पे इतना ज़्यादा फोकस करवा रही हूँ कि आजकल खासकर पिछले 6-7 साल से आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा कंसेप्चुअल कर दिया गया है ना कि पहले पॉलिटी जो बहुत आसान लगता था वो एक्चुअली में अब डिफ़िकल्ट होने लगा है। और सिर्फ लक्ष्मीकांत से उसको आप सिर्फ लक्ष्मीकांत के भरोसे जाएंगे तो 2-4 सवाल जो हैं वो गलत होने की एक्चुअली में, अगर आपने बहुत डीपली और एटलीस्ट 10-12 बार रिवाइज नहीं किया है तो पॉसिबिलिटी पूरी है। खैर, हम देखेंगे कि अभी अभी हमने देखा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की यहाँ पर बात हो रही है। रीजनल पार्टी से तो कैबिनेट में जब आएंगे ना, जब पूरा का पूरा इंडिया एज अ पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से और एक कॉन्स्टिट्यूंसी बनेगा, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिबल है कोर्ट ऑफ लॉ में, तो ये एक्चुअली में फेडरल कैरेक्टर को कैसे दिखा रहा है, ये तो इंडिविजुअल एंड डेमोक्रेसी को दिखा रहा है ना। तो हमें ये तो लिबर्टी की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसमें फेडरल तो कुछ है नहीं कि स्टेट आपको कोई रोक रहा है। इसमें तो यूनियन गवर्नमेंट के ऊपर भी इतना ही फ़र्क पड़ रहा है और स्टेट की गवर्नमेंट के ऊपर भी इतना ही फ़र्क पड़ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। यूनियन लेजिस्लेचर के अंदर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट से, यस ये बात ठीक है, लेकिन इसमें फेडरलिज्म से क्या मतलब है, ये तो फिर नॉर्मल सी एक स्टेटमेंट हो गई ना, तो ये भी नहीं हो सकती। तो आंसर इजी सा है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज वन। एक पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है गवर्नमेंट का वो इनमें से कौन सा होगा। 2020 में सवाल आया है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेटेड इन गवर्नमेंट। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पार्लियामेंट के अंदर वो गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेटेड होंगी। अगेन वो पार्टी रूल होता है तो ये नहीं होगा। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, ओके, एंड कैन बी रिमूव्ड बाय इट। हाँ ये हो सकता है, ठीक बात है। द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन बी रिमूव्ड बाय देम। नहीं, पीपल रिमूव नहीं कर सकते, उनके पास तो 5 साल में एक बार मौका आएगा, तो वो हटाएंगे तो कहाँ से हटाएंगे, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। तो क्या पार्लियामेंट के अंदर इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जब यहाँ पे बात हो रही है तो मोस्टली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, 2020 का ही सवाल है, तो ये नहीं होगा। द गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट बट कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय इट बिफोर कंप्लीशन ऑफ ए फिक्स टर्म। अब ये भी नहीं होगा क्योंकि ये होता था प्रेसिडेंशियल सिस्टम यहाँ पर बन रहा था, तो आसान सा था ये, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं, देयर इज़ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज 2015 का सवाल है कि इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है क्योंकि ऑल पॉलिटिकल पार्टी इन पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेटेड इन द गवर्नमेंट। अगेन आप थोड़ा सा इसको मिलाइए कि 2020 में सवाल पूछा उसकी भी एक्चुअली में सेम टू सेम ये लाइन है पहला ऑप्शन, और ये 2015 में भी था, तो PYQ ऐसे काम आते हैं, तो ऑब्वियसली नॉट। पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, येस इट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट ठीक है। राज्यसभा कैन नॉट बी डिजोल्व, ये भी बात ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये बात भी ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट ठीक ज़रूर है, लेकिन इंडिया में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन तीनों में से किसकी वजह से, आपको सबसे ज़्यादा जो करेक्ट आंसर है उसको ढूंढना होगा। तो अब सोचिए इनमें से क्या हो सकती है सबसे ज़्यादा करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर होगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, क्योंकि वो लोकसभा के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज़ मैटर करता है ना ये कि पार्लियामेंट का मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट की ही तो बात हो रही है ना। यहाँ पे 2 ही फ़र्क है पार्लियामेंट्री सिस्टम में और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में। यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है वो बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर है, और पार्लियामेंट्री का सीधा मतलब ही ये है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों एक साथ बैठे हुए हैं, और एक साथ बैठे भी हैं, साथ में रिस्पॉन्सिबल भी हैं जो लोअर हाउस उसके प्रति, तो वहीं से बनते हैं, वहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखेंगे जो कि सिटीजनशिप है। पिछले 10 साल के अगर मैं PYQ आप लोगों को करवाऊँ तो केवल और केवल सिटीजनशिप से एक ही सवाल आया है, तो कम पूछा जाता है, लेकिन हम इतने अच्छे से करेंगे कि यहाँ से सवाल गलत हमारे ना हो, तो ईजी जो होगा वो हमारा टॉपिक रहने वाला है। चलिए सबसे पहले समझते हैं सिटीजनशिप का मतलब और इसकी जो सिग्निफिकेंस है, महत्वता है, वो क्या है। इंडिया में 2 तरीके के लोग रह सकते हैं, एक हो सकते हैं सिटीजन यानी कि जो भारत के नागरिक है, दूसरे हो सकते हैं एलियंस। अब ये एलियंस वो नहीं है जो एक्स्ट्रा टेरिस्टोरियल है या फिर जो एक्स्ट्रा गैलेक्सी से यहाँ पर कहीं पे आ रहे हैं, वो वाले एलियन की बात नहीं करें, बात करें इंडिया में रहने वाले एलियंस की। तो कौन से एलियन, जो इंडिया से नहीं बिलोंग करते। और ऐसे कौन लोग होंगे जो इंडिया से बिलोंग नहीं करेंगे, ओबियसली जो भारत के नागरिक नहीं है, वो चाइना के लोग भी हो सकते हैं, वो एक्चुअली में बांग्लादेश से भी हो सकते हैं, यूके से भी हो सकते हैं, USA से भी हो सकते हैं। तो सिटीजन्स का मतलब होता है फुल मेंबर ऑफ द इंडियन स्टेट एंजॉय
ऑल सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, तो सामाजिक और राजनीतिक सारे के सारे जो अधिकार हैं वो सिटीजन्स को मिलते हैं। वो क्या क्या अधिकार है हम आगे समझते हुए चलेंगे। एलियंस वो लोग हैं जो सिटीजन किसी और स्टेट के हैं और इंडिया में उनको सारे के सारे सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं, कुछ मिलते हैं। जैसे फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस दोनों हो सकते हैं। फ्रेंडली एलियंस वो हो सकते हैं ऐसे देशों के साथ में जिनकी कॉर्डियल रिलेशन है इंडिया के साथ में, बड़े मधुर से रिश्ते हैं। एनिमी एलियंस उन कंट्रीज़ के लोग हो सकते हैं जो या तो इंडिया के साथ में वॉर में हो या पहले वॉर में रहे हो, जैसे कि कुछ चाइना के लोग हो सकते हैं, पाकिस्तान से हो सकते हैं। तो इनको कम अधिकार दिए जाते हैं। एग्जाम्पल, इनको प्रोटेक्शन नहीं दी जाती है अरेस्ट से, डिटेंशन से। ये आर्टिकल 22 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है जो बोलता है कि आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो बिना उसके पास में अगर कोई सॉलिड वजह ना हो। तो ये हमें फंडामेंटल राइट की तरह मिला हुआ है। आप अरेस्ट करेंगे भी तो 24 आवर्स के अंदर अंदर उसके जो मजिस्ट्रेट होता है उनके सामने आपको उनको दिखाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती है। एनीवे, राइट एंड प्रिविलेजेस जो सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को मिलते हैं वो कौन कौन से, पहले वो देखते हैं। सबसे पहला राइट क्या मिलेगा, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, यानी आपके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा। तो राइट टू इक्वालिटी जो आर्टिकल 14 में आता है, उसके बाद आता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। तो राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, चाहे कोई किसी की कोई जाति हो, कोई धर्म हो, कुछ भी हो। अगर आप इंडिया के नागरिक हैं तो आप इंडियन हैं सबसे पहले, और कानून की नज़र में आप इंडियन ही हैं, दैट्स इट। अब आपको कुछ एलिजिबिलिटी है, पब्लिक के ऑफिस जो है इंडिया के नागरिक होने पे ही यहाँ पर क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट किसी को बनना तो उसको इंडिया का सबसे पहली कंडीशन है नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात में उनकी जो एज है वो 30+ होनी चाहिए, तो ये हमें दिखाई देता है 35 एक्चुअली। वाइस प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो वो भी यहाँ पर है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट है तो गवर्नर हो गया, अटॉर्नी एडवोकेट जनरल होंगे। तो इन सब के लिए आपको इंडिया का सिटीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ और ऑफिस में आप बिना इंडिया के सिटीजन हुए भी नौकरी पा सकते हैं। एनीवे, इसके अलावा हम देखेंगे राइट टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो आप सभी को बराबर के अवसर दिए जाएंगे जब भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी, सरकारी ऑफिस की बात आएगी। ये आर्टिकल नंबर 16 फंडामेंटल राइट की यहाँ पर बात हो रही है। फिर आपको राइट मिलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, एक्सप्रेशन का, असेंबली का, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन। आर्टिकल 19 के तहत में आप आज़ादी से कोई भी बात बोल सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, घूम सकते हैं और इंडिया के किसी भी कोने में जाकर रह सकते हैं या फिर काम कर सकते हैं। फिर आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट दिए जाते हैं आर्टिकल 29 और 30 के तहत में। एंड राइट टू वोट दिया जाता है इलेक्शंस में, लेजिस्लेटिव जो असेंबली है उसके अंदर भी, एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उनके अंदर भी। तो ये भी अधिकार किस किस के पास है, सिर्फ सिटीजन्स के पास में। फिर आपको मेंबरशिप जो है पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर में लड़ने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए भी आपको क्या होना चाहिए, इंडिया से ही मेंबर होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस हैं जिनके अंदर हमें सिटीजनशिप के बारे में पता चलेगा। फिर कुछ और प्रोविजंस होंगे, वो कहाँ कहाँ से हैं ये हमें याद रखना। जैसे कि आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11। देखिए, वैसे तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को यूनियन एंड टेरिटरीज पहले पढ़वाना चाहिए था, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 पढ़ाना चाहिए था, लेकिन मैं आप लोगों को सिटीजनशिप इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि थोड़ा इजी रहे आप लोगों को समझना कि हम लोग कौन है, फिर हमारी जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो जगह क्या है। तो इसलिए मैं इसको पहले समझा रही हूँ। वैसे यूजुअली ये क्या होता है, लक्ष्मीकांत में भी देखेंगे तो ये यूटी के बाद में आएगा। खैर, आर्टिकल 5 से 11 हम पढ़ते हैं। तो सिटीजन जो है वो 26 जनवरी 1950 के समय पे जो भारत के नागरिक थे वो यहाँ पर नागरिक रहेंगे, ये हमारा संविधान में बताया है। फिर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को पावर भी दी गई थी कि वो क्या कर सकते हैं, इस चीज़ में परिवर्तन भी कर सकते हैं और कोई कानून भी ला सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिटीजनशिप एक्ट सबसे पहले आता है 1955 में, 5 ही साल के बाद में। और इसमें क्या क्या किया गया तो वो हम देखेंगे। उससे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को देख लेते हैं। जैसे आर्टिकल 5 बात करता है सिटीजनशिप ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो रहा है तब कौन कौन लोग हैं। आर्टिकल 6 बात करेगा उन सिटीजन्स के अधिकार क्या क्या होंगे जो एक्चुअली में इंडिया में पाकिस्तान से आए हैं। आर्टिकल 7 बताएगा कि ऐसे नागरिक जो माइग्रेट कर गए हैं पाकिस्तान में और फिर वापस से इंडिया में आएंगे तो उनके क्या क्या अधिकार होंगे।
आर्टिकल 8 बताएगा कि ऐसे नागरिक जो इंडिया के हैं लेकिन कुछ समय के लिए इंडिया से बाहर रहते हैं इंडियन ओरिजिन के होने के बाद, उनके क्या क्या अधिकार हैं। आर्टिकल 9 बात करता है ऐसे लोगों की जिन्होंने फॉरेन स्टेट में किसी दूसरे उसके अंदर जाकर अभी तक सिटीजन वो वहाँ के बने नहीं है लेकिन वॉलंटरली वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है या लेना चाहते हैं, तो उनको क्या रखना है, क्या वो भारत के आगे नागरिक रहेंगे या नहीं रहेंगे। आर्टिकल 10 बताएगा कि जो राइट्स ऑफ ए सिटीजनशिप की उनको कंटिन्यूएंस कैसे रखना है, कंटिन्यू क्या क्या रहेंगे। और आर्टिकल 11 पार्लियामेंट को परमिशन देता है कि सिटीजनशिप के ऊपर उनके पास अधिकार है कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है आर्टिकल 11। इसके तुरंत बाद आ जाता है फंडामेंटल राइट, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर हमें 34 तक यहाँ पर दिखेंगे। तो उससे पहले हम एक बार यूनियन टेरिटरी को भी पढ़ेंगे सिटीजनशिप के ख़त्म होने के बाद, और कल हम फंडामेंटल राइट से शुरुआत करेंगे। एनीवे, अब हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। तो चलिए, इसमें सबसे पहले तो कुछ कुछ बातें बताई गई हैं, जैसे कि सिटीजनशिप को आप कैसे कैसे ले सकते हो। अब याद रखना, ये जो हमें बताया जाता है 5 तरीके से, ये एक्चुअली में संविधान में नहीं है, बल्कि सिटीजनशिप एक्ट के अंदर पहली बार बताए गए हैं। तो यहाँ से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो या तो आपका भारत में जन्म हुआ है, आप वैसे नागरिक हो गए, या आपके कोई जो डिसेंट रहे हैं, कोई माता पिता दादा दादी वो भारत से थे, तब आप हो गए। आपने रजिस्ट्रेशन करवाकर भारत के नागरिक बने, आप कहीं और से आए लेकिन भारत में 7 साल तक रह चुके हैं ऑलरेडी, और फिर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो आप बन सकते हैं। नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस है कि नेचुरली ही आप बन गए, कि काफ़ी लंबा समय आपको भारत में होते हुए हो गया, आपने कुछ अच्छे काम किए हैं तब बन गए। या फिर कोई टेरिटरी थी जो, मान लीजिए अब आज क्या करें कि भारत पाकिस्तान या बांग्लादेश या सिक्किम का एग्जाम्पल लेते हैं, छोड़ो हम दूसरी बातें ना करके सिक्किम को देखते हैं। तो सिक्किम को हमने देखा था कि कैसे 1972-1973 के आसपास हमने सिक्किम को अपने अंदर इंडल्ज किया। तो वो क्या हो गया, सिक्किम के अब लोग कौन हो गए, तो सिक्किम के लोग कौन होंगे, भारतीय लोग हो गए। एक्चुअली में वो एक रजवाड़ा की तरह रहता था और उन्होंने खुद ही बोला कि हम भारत के साथ में और अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। तो ये भी हो सकता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ जब किसी टेरिटरी का हम करते हैं, तो बर्थ से कैसे एक इंसान जो है वो भारत का नागरिक बनेगा, पहले ये समझ लेते हैं। देखो, इसमें भी 3 तरीके से हमें दिखाई देता है, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट हमारा सिटीजनशिप एक्ट आया है उसमें भी हम देखेंगे 2024 में क्या क्या बदलाव यहाँ पे किए गए थे। एनीवे, सबसे पहला था कि 26 जनवरी 1950 से लेकर 1987 तक, अब इसमें क्या था कि कोई भी उसके पेरेंट्स जो है, उनकी कुछ भी नेशनलिटी हो, अगर वो लोग यहाँ पर हैं, उनका जन्म अगर भारत में हुआ है, तो वो कौन होगा, भारत का नागरिक माना जाएगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 जुलाई 1987, जुलाई की यहाँ पर बात हो रही है, जनवरी से जुलाई 1987 तक पहली बार ये कानून बनाया गया। दूसरा बात कर रहा है 87 से 2004 के बारे में। यहाँ पर क्या होगा कि उनमें से किसी एक का जो माँ बाप है, एक जो माँ बाप होंगे, एक पेरेंट्स जो होंगे, वो कौन होने चाहिए, वो भारतीय होने चाहिए। तभी अगर उनका जन्म भारत में हुआ है तो वो भारतीय नागरिक माने जाएंगे। उसके बाद में फिर से कानून आता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2004 दिसंबर, जो 2004 की बात हो रही है, 3 दिसंबर, उसके बाद की बात कर रहे हैं। आप कोई बात नहीं, डेट भूल जाओगे दैट्स फाइन, वैसे तो याद ही करनी लेनी चाहिए। 26 जनवरी, 1 जुलाई, 3 दिसंबर आसान से ही हैं, लेकिन ये महीने नहीं भूलने आपको, साल नहीं भूलना, ये याद रखना। इसमें क्या है कि दोनों ही नागरिक जो होने चाहिए, भारत के दोनों ही पेरेंट्स, और तभी जाकर यहाँ पर क्या माना जाएगा, अगर आपका बर्थ इंडिया में हो रहा है तो आपको इंडियन माना जाएगा। इनमें से एक बात यह भी है कि जो आपका एक पेरेंट है वो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए आपके बर्थ के समय पे, अदरवाइज बर्थ से भी आपको सिटीजन नहीं माना जाएगा। ए पर्सन शैल नॉट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ, अगर उसके पिता या माता या तो कोई फॉरेन डिप्लोमेट है, मान लीजिए चाइना के एम्बेसडर यहाँ पर इंडिया में आते हैं, तो CFS हम बोल सकते हैं, चाइनीज़ फॉरेन सर्विस, तो यहाँ पर आते हैं और वो फॉरेन डिप्लोमेट है, और वहाँ पर आकर उनको किसी इंडियन औरत से प्यार हो जाता है, या फिर कोई वुमन आती है, उनको किसी इंडियन आदमी से प्यार हो जाता है, एंड दे डिसाइडेड टू गेट मैरिड, और फिर उनका बच्चा होता है, तो वो इंडिया का नहीं माना जाएगा। बेशक उनका एक पेरेंट जो है वो इंडियन है, बट दूसरा क्योंकि फॉरेन डिप्लोमेट है तो वो नहीं होगा, उसका इंडिया का पार्ट नहीं होगा। फिर वो डिपेंड करेगा कि आप उसको रजिस्ट्रेशन से इंडिया का बच्चा बनाएंगे या फिर जिस कंट्री से आप आए हैं उसका बनाएंगे, तो वो डिपेंड करेगा, राइट। तो बर्थ से तो नहीं हो पाएगा, प्रोसेस दूसरे होंगे। एनिमी एलियन अगर कोई है उसमें से एक पेरेंट, तो वहाँ से भी आप फिर नहीं कर सकते हो। अब पर्सन जो है वो आउटसाइड इंडिया में पैदा हुआ है, लेकिन उसके माँ बाप जो हैं वो भारतीय रह चुके हैं, तो उनका जो मूल था वो भारत से था, तो वो भी बन सकता है। अब इसमें भी अलग अलग कानून आए हैं। ये सबसे पहले देखो, बर्थ का हमारा क्या था, 1950 से लेकर 26 जनवरी से 1 जुलाई
1987 तक था। तो बर्थ में यहाँ पर क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया। फिर हम देखते हैं कि डिसेंट में अमेंडमेंट होता है 1992 में। 1992 तक क्या चल रहा था कि 10 दिसंबर 1992 तक अगर पिता जो है वो भारत का नागरिक है तभी ये माना जाएगा। मान लीजिए कोई चला गया पढ़ने के लिए यूके, उसके जो फादर हैं वो अगर इंडिया, और उसका जन्म, मान लीजिए उसने अपनी वाइफ को भेज दिया है, ठीक है, और वाइफ को भेजा तो वो कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर रही थी, वहीं पे वो प्रेग्नेंट थी और उसके बाद में उनके बच्चे का जन्म होता है यूके में, तो वो भारत के नागरिक इस वजह से नहीं बनेंगे क्योंकि उनका जन्म तो भारत में नहीं हुआ, लेकिन वो भारत के नागरिक इस वजह से रहेंगे क्योंकि उनके पिता जो हैं 92 तक वो एक्चुअली में भारत के नागरिक हैं। तो ये लीगल हो गया। फिर उनको लगा कि ये तो जेंडर न्यूट्रलिटी नहीं आ रही है इसमें, तो अब हम अमेंडमेंट करेंगे तो थोड़ा सा फेमिनिज्म का भी ध्यान रखेंगे, एंड दैट शुड हैव बीन डन। तो ये किया भी गया। तो इसमें क्या किया गया कि 10 दिसंबर 1992 से 3 दिसंबर 2004 के बीच तक ये लागू कर दिया गया कि कोई भी पेरेंट जो इंडिया का सिटीजन, अब ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि माँ भारत से है या पिता भारत से है, राइट, जो भी इंडिया का सिटीजन, अगर उसका बच्चे का जन्म किसी दूसरी कंट्री में हुआ तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिसेंट क्या हो जाएगा, इंडिया का नागरिक बन जाएगा। फिर हमारा अमेंडमेंट एक्ट आता है 2004 में, उसमें क्या किया गया कि अगर उसका जन्म रजिस्टर करवाया गया है इंडियन कॉन्सुलेट के अंदर 1 साल के अंदर अंदर, मान लीजिए दोनों के दोनों पेरेंट्स यूके गए, यूएसए गए, कनाडा गए, एनीवेयर इन द वर्ल्ड कहीं पे चले गए हैं, ठीक है, बच्चे का जन्म हुआ, पहले तो वो ऑटोमेटिकली था भारत का, कोई भी पेरेंट अगर उनके भारत के हैं तो ऑटोमेटिकली, लेकिन अब पर आपने 1 साल के अंदर अंदर यहाँ पर नहीं करवाया उनका रजिस्ट्रेशन कि ये हमारा बच्चा है, ये यहाँ पर पैदा हो गया, साउथ अफ्रीका मान लो कि यहाँ पर पैदा हो गया है, लेकिन वहाँ पर इंडिया की क्या होगी, एम्बेसी होगी। आप वहाँ पर जाएंगे, बताएंगे, फिर इंडियंस कॉन्सुलेट जो हम वहाँ पर बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमारा बच्चा हुआ, ये रजिस्ट्रेशन है, ये इंडिया का नागरिक रहना चाहता है या हम चाहते हैं, तो आप इसको रजिस्टर कर लीजिए, तभी आप हो सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको रजिस्टर नहीं करवाएंगे तो वो 18 के बाद उसके पास परमिशन नहीं होगी दोबारा भारत का नागरिक बनने की। आफ्टर 18 अगर वो चाहे तो बच्चा फिर से अपनी जो सिटीजनशिप है उसके लिए अप्लाई कर सकता है। एनीवे, रजिस्ट्रेशन, अब यहाँ पर हम फिर आएंगे रजिस्ट्रेशन में। तो सबसे पहले इसके लिए भी क्या होने चाहिए, कुछ एलिजिबिलिटी है जो आपको पूरी करनी पड़ेंगी, जैसे कि इंडियन ओरिजिन का पर्सन हो, अगर वो एक्चुअली के अंदर में ऑर्डिनरली कहीं पे बाहर रह रहा है, ठीक है, इंसान इंडिया का ही है लेकिन वो किसी और कंट्री में रह रहा था, ठीक है, तो 7 साल के लिए उसको एटलीस्ट इंडिया में रहना पड़ेगा फिर से दोबारा अपनी एप्लीकेशन लगाने से पहले, या फिर आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर अगर वो कहीं पे भी रह रहा था तो 7 साल का ये क्या दिया गया है, टाइम दिया गया है। फिर दूसरा एक इसकी एलिजिबिलिटी है कि एक इंसान जो मैरिड है सिटीजन ऑफ इंडिया से, लेकिन वो इंडिया में ही रह रहा है पिछले 7 साल से, तो वो भी सिटीजन बन जाएगा रजिस्ट्रेशन में। कोई माइनर बच्चा है जो जिसके दोनों के दोनों पेरेंट जब उसका जन्म हुआ तो वो इंडियन सिटीजन थे लेकिन बाहर रह रहे थे, तो वो भी क्या कर सकता है रजिस्ट्रेशन से। यहाँ पर माइनर है तो 18 से कम है, राइट, ये याद रखिएगा। और कोई इंसान जो फुल एज एंड अपनी कैपेसिटी में है, जिसके 2 पेरेंट्स जो थे वो सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड है, या उसका कोई एक माता पिता में से कोई एक ऐसा था जो इंडिपेंडेंट भारत का क्या था, नागरिक था, और वो कम से कम 1 साल से यहाँ पर रह भी रहा है, या फिर वो एज अ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रजिस्टर किए हुए हैं पिछले 5 साल से और 1 साल से इंडिया में रह रहा है, ये भी क्या होंगे, रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी और इनको याद रखना सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एटलीस्ट 1-2 सवाल आएंगे इनमें से और ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, तो इनको याद रखिएगा। फिर हमारा 4th हम प्रोसेस देखते हैं जो कि है नेचुरलाइजेशन। अब इसमें क्या है, इसमें एक्चुअली में कोई फॉरेनर होगा जो इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, जो इंडिया में लगभग 12 साल से ऑर्डिनरीली रहना चाहिए, और कम से कम ये 12 साल है उसमें से 12 महीने जो हैं, अभी लगातार पूरा 1 साल, इस 1 साल में कहीं पे भी बाहर ना गया हो, और एप्लीकेशन लगाने से पहले 12 महीने लगातार उसको क्या होना चाहिए, इंडिया में रहना चाहिए, और उसके 11 साल पूरे हो जाने चाहिए इंडिया में रहने से पहले। तो तब जाके क्या हो सकता है कि वो नेचुरलाइजेशन के हिसाब से यहाँ पर इंडिया का सिटीजन बन जाएगा। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इलीगल माइग्रेंट ना होना, 12 साल का टाइम होना, तो ये सब याद रखना है ना। टेरिटरी वाला तो बहुत आसान है कि कोई भी फॉरेन टेरिटरी जो है वो भारत की पार्ट अगर बन जाता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना एक ऑर्डर नोटिफाई करके ऑफिशियल गैजेट के अंदर छपवाएंगी और बताएंगे कि ये जो स्पेस है इसके सभी के सभी लोग अब क्या होंगे, इंडिया के सिटीजन्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल पौंडीचेरी का भी आप ले सकते हैं। पौंडीचेरी में एक्चुअली में जब पार्ट बना था इंडिया का तो पीपल ऑफ पौंडीचेरी जो थे वो सिटीजन ऑफ इंडिया बन गए थे, जब सिटीजनशिप पौंडीचेरी ऑर्डर 1962 के तहत में, जो कि ऑर्डर किया गया था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 19
1955 के तहत में। अब देखते हैं, अब हमें ये तो समझ में आ गया कि नागरिक बना कैसे जाता है। अब ये याद रखना है कि ये नागरिकता छीनी कैसे जा सकती है, ख़त्म कैसे हो सकती है। टर्मिनेशन हो सकता है, डिप्रीवेशन हो सकता है एंड रिनंशिएशन हो सकता है। चलिए एक एक इसको समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे डिप्रीवेशन का क्या मतलब है। डिप्राइव कर लेना, किसी चीज़ को आपसे हटा देना। इसमें क्या होगा, अगर आपके जो सिटीजनशिप है उसमें कोई फ्रॉड नज़र आया तो आपसे वो छीन ली जाएगी। अगर आपने भारत के संविधान के प्रति कुछ डिसलॉयल्टी दिखाई तो तभी भी आपको क्या होगा, खास करके युद्ध वगैरह का टाइम चल रहा है और पाकिस्तान का और इंडिया का युद्ध हो जा रहा है और इस युद्ध में आपको इंडिया की सिटीजनशिप है, आप इंडिया के सिटीजन, लेकिन आप बात कर रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हो पाकिस्तान को, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो ऑब्वियसली फिर आप इंडिया के सिटीजन कैसे रहे, राइट। तो ये भी है। या फिर नेचुरलाइजेशन अभी आपका हुआ था, आप इलीगल माइग्रेंट नहीं है, 12 साल की आप यहाँ पर रह रहे थे और उसके 5 ही साल के अंदर अंदर, तो यानी कि 18 साल अभी होने वाले थे और उसमें आपके ऊपर कोई ऐसा कानून लग जाता है, आप को जेल हो जाती है, तो भी आपकी सिटीजनशिप क्या की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है। कौन चाहेगा हमारे कंट्री में अब कहीं बाहर से कोई इंसान आ रहा है और वो एक अच्छा इंसान ना आए, कोई क्रिमिनल आए, हम फोर्स थोड़ी ना इकट्ठी करनी है यहाँ पे, राइट। तो हम उसी तरीके से गवर्नमेंट भी चाहती है कि एक सभ्य आदमी आए, थोड़ा अच्छे तरीके से इंडिया में रहे, इंडिया की मदद करे, संस्कृति को बढ़ाने में कुछ इन्वेंशन वगैरह करे, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि जो इंसान ऑर्डिनरीली इंडिया से 7 साल के लिए कम्प्लीटली बाहर रह रहा है वो भी क्या हो सकता है, उसकी भी सिटीजनशिप ख़त्म हो जाएगी। इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। टर्मिनेशन वही है कि भारत सरकार अगर आपका व्यवहार ठीक नहीं है तो ऑटोमेटिकली ख़त्म कर देगी, तो ये भी हमें याद रखना था। एनीवे इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है, यानी कि आपकी स्टेट से कोई मतलब नहीं पड़ता, आप हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, यूपी से हैं, कर्नाटका से हैं, दिल्ली से हैं, कहीं से भी हों, लेकिन आपके पास में एक ही सिटीजनशिप है और वो कौन सी सिटीजनशिप है, इंडियन सिटीजनशिप। तो इससे जो हमारे प्रियम्बल में हमने यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की थी, वो दोनों चीज़ें बनी रहती हैं और सेम पॉलिटिकल एंड सिविल राइट जो हैं वो सभी को मिलते रहते हैं। इसके एक्सेप्शंस हमें क्या दिखाई देंगे, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड ऑपरेशन सनराइज जो कि 2019 में अभी किया जा रहा था, ठीक है। चलिए अब इनको भी थोड़ा हम देखेंगे। इससे पहले हम देखेंगे ओवरसी सिटीजनशिप ऑफ इंडिया को। तो ओवरसी का क्या मतलब है, देखिए ओवरसी सबसे पहले तो ये एक LM सानवी जो है उनके द्वारा यहाँ पर एक पूरा का पूरा इसके ऊपर कमेटी टाइप बनाया जाता है और वो बताते हैं कि ओवरसीज सिटीजनशिप का क्या मतलब है, यानी कि ऐसे नागरिक जो भारत से बाहर रहते हैं, भारत के ही नागरिक हैं, कुछ काम करने के लिए गए हुए हैं, तो वो वहाँ से भी अपना ओवरसीज सिटीजनशिप जो है वो चला सकते हैं, तो कुछ अधिकार उनको वहाँ पर भी मिलेंगे। 2003 में इसमें अमेंडमेंट करके 16 कंट्रीज़ को एक्सेप्ट बांग्लादेश और जो पाकिस्तान में जा रहे हैं उनमें इजाज़त दी गई थी कि ठीक है आप इन देशों में तो आप हमारे नागरिक रह पाएंगे। 2005 में फिर से अमेंडमेंट हुआ और सभी कंट्रीज़ पूरे विश्व में जो हम देख पाते हैं 209 कंट्रीज़ हैं उनमें से 207 को परमिशन दे दिए कि कहीं जाओ, कुछ काम करो, भारत के ओवरसी जो नागरिक है उनका अपना वो बनवा लो, कार्ड बनवा लो और उसके बाद में आप हमारे रहोगे, आपको कुछ बेनिफिट मिलेंगे जो नॉर्मल जो सिटीजन्स नहीं उनको नहीं मिलते, लेकिन पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं जाना है। फिर नॉन ड्यूअल सिटीजनशिप, अगेन वही बात है कि आप दो सिटीजनशिप नहीं रख सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप US के भी मेंबर हो और फिर यहाँ पर एक्चुअली में भारत के भी बन गए। 2015 का अमेंडमेंट किया जाता है और उसमें जो ओवरसी होते थे और जो PIO हमें दिखाई देते थे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है लेकिन US का नागरिक बन चुका है, लेकिन था तो इंडिया का ही ना, तो उनको फिर OCI के अंदर कार्ड होल्डर में डाल दिया गया है। अब उनके पास में ये कार्ड एक्चुअली में हो सकता है। बहुत सारे बेनिफिट होते हैं इसके, आप सोचेंगे कि क्या क्या बेनिफिट है, तो अब हम ये देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए राइट क्या क्या है। एक तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ राइट मिलेंगे जिसके अंदर आपको इक्वालिटी जो है ये 3 ऐसी चीज़ें जो नहीं मिलेंगी। उसके अलावा अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स वगैरह मिलेंगे, वीज़ा फ्री आप इंडिया में आ सकते हो। तो इक्वालिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट वो नहीं मिलेगी, वो भारत के नागरिकों को ही मिलेगी। इलेक्शन, आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इनके इलेक्शन में भाग नहीं ले सकते हो। सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते हो, वोट नहीं कर सकते हो, पब्लिक सर्विसेज जैसे UPSC का एग्ज़ाम देने के लिए नहीं बैठ सकते हो। उसके अलावा आपके रेनोंसिएशन कैसे होगा, तो रिनाउंस किया जा सकता है OCI कार्ड को। आपके जो स्पाउसेस हैं, माइनर चिल्ड्रन है, वो OCI कार्ड को अगर आपने हटा दिया है कि हमें नहीं चाहिए तो उनका भी ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा।
कैंसिलेशन भी हो सकता है कार्ड होल्डर का अगर वो फ्रॉड करते हुए मिलता है, या डिसअफेक्शन दिखाता है इंडिया के प्रति, या कुछ ऐसे व्यापार में सम्मिलित है जो एनिमी कंट्री के साथ में हो रहा है, या फिर उसको 2 साल की जेल हो गई है जब उसका कार्ड बना था 5 साल के अंदर अंदर, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, मैरिज जो है उसकी ख़त्म हो जा रही है। अगर उसने कोई ऐसा इंसान था यूके का था लेकिन उसने शादी की थी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, तो वो भी तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया जो है अपनी एक्वायर कर सकता है ना। तो वो अगर उसने वो शादी तोड़ दी है जो कि इंडियन के साथ में थे तो भी वो ख़त्म हो सकती है। रजिस्ट्रेशन कैसे की जाएगी? सिटीजन होना चाहिए, अनदर कंट्री में रहना चाहिए, और सिटीजन ऑफ मतलब किसी दूसरी कंट्री का हो लेकिन सिटीजन ऑफ इंडिया एनी टाइम बन सकता है। टेरिटरी जो है वो एक्चुअली में पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर आती भी हो नहीं भी आती हो तो वो भी डिपेंड करेगा। माइनर चाइल्ड अगर वो है, कोई छोटा बच्चा है तो वो भी रह सकता है, बाद में भी 18 साल के बाद में बनवा सकता है अगर यहाँ पर उसकी ये ख़त्म हो गई है तो। इसके अलावा हम देखेंगे कि स्पाउस जो है वो फॉरेन ओरिजिन का है तो भी वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रह सकते हैं। अब हम देखेंगे कि की प्रोविजंस क्या क्या है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के, जो कि 2019 में लाया गया था। तो इसी के अंदर हम एनआरसी को भी देख पाएंगे। एनआरसी वैसे कोई पहली बात नहीं है, नेशनल रजिस्ट्रेशन जो हमारा रजिस्टर जो है सिटीजनशिप के ऊपर, वो सबसे पहले असम में ही आया था 1951 के अंदर में। उसके बाद में असम अकॉर्ड भी हुआ था। तो खैर इसमें हम देखेंगे कि ऑल लीगल प्रोसीडिंग जो होती हैं वो अबव कैटेगरी ऑफ माइग्रेंट में होंगी, जो रिस्पेक्ट करेंगी इलीगल माइग्रेशन को, सिटीजनशिप वगैरह को, उनके लिए बंद कर दिया जाएगा। ये सिटीजनशिप में बताया है। तो ये कौन कौन सी कैटेगरी हैं? देखिए, जो इलीगल माइग्रेंट होंगे जो भारत में आए हैं वो ऐसे 4 कैंडिडेट जो 4 कंडीशंस को फुलफिल कर देते हैं उनको इलीगल माइग्रेंट ट्रीट करना बंद कर दिया जाएगा और भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो या तो वो हिंदू हो, सिख हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, पारसीज हो और क्रिश्चियन हो, अगर वो इनमें से किसी एक धर्म के हैं, पहली चीज़। दूसरा, वो एक्चुअली में अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हों, धर्म ये होना चाहिए, देश ये होना चाहिए। तीसरा, वो इंडिया में 2014 दिसंबर 31 से पहले एंटर किए जाए ना, उनका वो होना चाहिए मकसद। और दे आर नॉट इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज़ ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, जो कि 6th शेड्यूल के अंदर आता है। और या फिर ऐसे एरिया में जिनके लिए इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड। अगर ये चारों की चारों कंडीशन मैच होती हैं तो आप क्या बन सकते हो? भारत के नागरिक बन सकते हो। सेंट्रल गवर्नमेंट में कैंसल रजिस्ट्रेशन ऑफ OCIs और 5 ग्राउंड क्या क्या बंद कर सकते हैं? फ्रॉड, डिसअफेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, या फिर ड्यूरिंग वॉर वगैरह में वो किसी के साथ में इंडल्ज होते हैं। तो ये भी यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ऑलरेडी मैं इसको पढ़ा चुकी हूँ लेकिन अमेंडमेंट के बाद में ही इसको डाला गया है। तो खैर कंट्रोवर्सी भी इसके ऊपर काफ़ी सारी हुई थी कि इन्हीं देशों में से अगर कोई मुस्लिम आता है तो उनको क्यों नहीं आप बना रहे हो, आए हैं तो उनको भी तो। लेकिन फिर गवर्नमेंट का बोलना था कि वो लोग वहाँ पर मेजोरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है, तो उनके साथ में एक्चुअली के अंदर जो वो है क्रूएलिटीज़ जो हैं वो कम हुई होंगी। तो खैर ये सब पॉलिटिकल चीज़ों से हम बचेंगे, लेकिन जो हमारा पूरा का पूरा एसेंस था आई होप वो हमने समझ लिया है। एनीवे, अब क्वेश्चन इसका करते हैं। एक ही सवाल है जो पिछले 10 साल में पूछा गया है, और पिछले 10 साल से मेरा मतलब है 2013 से 2024 के बीच में। तो 2021 में सवाल पूछा गया था, पूछ रहा है विद रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर इज़ ओनली 1 सिटीजनशिप एंड 1 डोमिसाइल। भारत में एक ही सिटीजनशिप है और एक ही डोमिसाइल होता है। अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकेम द हेड ऑफ स्टेट, यानी कि एक सिटीजन जो कि बर्थ से बना है वही केवल और केवल हेड ऑफ स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट बन सकता है। अ फॉरनर वंस ग्रांटेड सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेज। आसान सा सवाल पूछा गया है, राइट। हमें पहले ही पता है कि पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि बर्थ से बनाओ, हमने देखा ही था कि कैसे ही बनाओ। यहाँ पर यूएसए की बात नहीं हो रही है कि यूएसए का प्रेसिडेंट बनना है तो आपने सिटीजनशिप अगर बर्थ से लिया तभी आप बन सकते हो। इंडिया में आपको किसी भी मीन्स से सिटीजनशिप मिली हो, आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, बस उस समय पे आपको इंडिया का नागरिक होना चाहिए। फॉरनर हमने देखा कि कितने सारे केसेस हैं, अगर उसको मिल भी गया है 5 साल के अंदर, अगर उसको जेल हो जाती है 2 साल से ज़्यादा की, तब उसकी सिटीजनशिप जो है वो हट जाएगी। तो ये उनसे छीन सकते हो, आप आराम से छीन सकते हो कई कारणों में। तो आसान सा हमारा आंसर ए जो होगा वो हो जाएगा। चलिए, अब ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी हमारा है। चलिए एक एक करते देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक अभी हमने पढ़ लिया संविधान का। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 1 से लेकर 5 तक। तो आर्टिकल 1 क्या बातें कर रहा है? आर्टिकल 1 बातें करता है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि क्या होगा? भारत स्टेट्स की यूनियन होगा।
तो स्टेट्स हमें अभी पता है 28 स्टेट भारत में है, 8 हम देख पाएंगे यूटीज़ को, जिसमें लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात। तो खैर ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता ही होंगी कि ऐसे हमारी स्टेट है। अब टेरिटरी में क्या क्या आता है इंडिया में? अब यूनियन जो स्टेट है ना, यूनियन से बड़ी वाइड रिप्रेजेंटेशन आती है टेरिटरी की। क्यों? क्योंकि स्टेट में यूनियन टेरिटरी नहीं आती है। बट जब हम बात करते हैं आर्टिकल 2 की, तो उसमें हम टेरिटरी की बात करते हैं, और टेरिटरी के अंदर यूनियन टेरिटरी भी आ जाती है। इसके अलावा टेरिटरी में जो ऐसी कोई टेरिटरी है, ऐसी कोई स्थान है जो भारत की गवर्नमेंट के द्वारा एक्वायर किया है, वो भी आ जाएगा। और टेरिटरी ऑफ स्टेट तो इसमें आ ही जाती है। तो वाई यूनियन ऑफ स्टेट एंड नॉट फेडरेशन ऑफ स्टेट? जैसे यूएसए में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया फेडरेशन ऑफ स्टेट, लेकिन इंडिया में यूनियन ऑफ स्टेट का इस्तेमाल किया गया। तो इसका क्या अर्थ है? देखिए, यूनियन ऑफ स्टेट जो है वो फेडरेशन ऑफ स्टेट इंडिया में नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात, इंडिया में फेडरेशन जो है वो एक्चुअली में इस वजह से नहीं हुआ है कि सारी स्टेट एक साथ में मिली है और फिर एक साथ में मिलकर उन्होंने क्या बनाया है, एक देश बनाया, एक नेशन बनाया है, और सारी स्टेट के अपने खुद के अधिकार हैं। जैसे यूएसए में हम देखेंगे तो वो एक ऐसा है कि ना तो आप किसी स्टेट को छोटा कर सकते हो ना बड़ा कर सकते हो, उनका खुद का संविधान है, उनके खुद की टेरिटोरियल एक सॉवरेनिटी में दिखाई देती है, और आप ना यूनियन को ख़त्म कर सकते हो ना स्टेट को ख़त्म कर सकते हो। बट इंडिया में वो केस नहीं है। इंडिया में ऐसा नहीं है कि यूनियन साथ में आई है, सारी स्टेट छोटी छोटी साथ में मिली और फिर एक, नहीं, पहले इंडिया में इंडिया ही है। और यूनियन का मतलब यही होगा कि यूनियन जो है इंडिया का सेंटर जो है, आप उसको तो ख़त्म नहीं कर पाएंगे, एज अ मतलब इंडिया को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। बट आप जब चाहे सिंपल मेजोरिटी से किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टेट को छोटा कर दो, बड़ा कर दो, नई स्टेट बना दो, ये सब हम देख सकते हैं। तो स्टेट जो होंगे उनके पास में ये अधिकार बिल्कुल नहीं है कि वो इस फेडरेशन से अलग हो सके। नाउ अगेन यही वही बात आ जाती है कि यूनियन ऑफ इंडिया और जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है इसमें क्या फ़र्क है। तो यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब है सिर्फ स्टेट्स, टेरिटरी ऑफ इंडिया का मतलब है यूनियन टेरिटरी। जो भारत सरकार ने कहीं से मान लो पाकिस्तान के ऊपर ही हमला करके वहीं से कोई टेरिटरी ले ली हो तो वो हमारे यहाँ पर आ जाएगी। इंडिया फॉरेन टेरिटरीज़ को भी एक्वायर कर सकता है, सेसेशन के रूप में कर सकता है, ट्रीटी कर ली, परचेज कर लिया, खरीद लिया, गिफ्ट में हमें मिल गई, लीज पे हमने ले ली, प्लेबिसाइट कर लिया। तो ये सारे कुछ ऐसे कारण हैं जैसे इंडिया एक टेरिटरी ले सकता है। दूसरा ऑक्यूपेशन का नज़रिया, जिसमें क्या होगा कि ऑक्यूपाइड कर लिया है हमने, रिकॉग्नाइज रूरल्स ले लिया है कि अब ये हमारा अधिकार हो गया। और तीसरा कॉन्क्वेस्ट, यानी कि हमने जीत लिया है लड़ाई करके या सब्जुगेट कर लिया है किसी को, तो ऐसे भी हम उसको ले सकते हैं। आर्टिकल 1 हमें ये बताता है। आर्टिकल 2 बताता है पार्लियामेंट को शक्तियाँ दी जाती हैं, किस चीज़ की? पावर टू एस्टैब्लिश न्यू स्टेट, भारत के अंदर नई स्टेट बना सकते हैं। अभी रिसेंट एग्जाम्पल हमें कहाँ का मिलता है? आंध्र प्रदेश का, राइट। तो आंध्र प्रदेश नहीं सॉरी, आंध्र प्रदेश पहले ही था, तेलंगाना का हमें मिलता है, राइट। 2014 के अंदर हम उसको देख पाते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, नई स्टेट बना दी, 2 स्टेट से हमने उसको निकाल दिया है। फिर पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट, तो इंडिया में भी आप चाहे तो आप इतने भाग को यहाँ से खरीद लो, ऑक्यूपाई कर लो, सब्जुगेट कर लो, फिर इंडिया में मिला दो बांग्लादेश कितने भाग को। तो ये भी क्या बताता है? एक नई स्टेट को मिला देना। अब इसमें यही है, आर्टिकल 2 जो है वो एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है नई स्टेट की, ना कि यूनियन टेरिटरीज़ की। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंटली याद रखना है, क्योंकि पूरा ही आर्टिकल आपको याद रहेगा कि हाँ आर्टिकल 2 बात कर रहा है पार्लियामेंट को कि वो नई स्टेट बना सकता है, और लास्ट में आपको यूटी लिख देगा बस। यहाँ पे एकदम से दिमाग ध्यान नहीं देता है। तो याद रखना है कि हम क्या कर रहे हैं, सॉरी यूटीज़ की नहीं, यहाँ पर क्या बात करें, यूनियन ऑफ इंडिया के बीच के यहाँ पर पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, और वही नई स्टेट बन पाएंगी, राइट। तो नई स्टेट कौन कौन सी बन सकती है? ऐसी स्टेट जो पहले से भारत का भाग नहीं है। तेलंगाना क्या पहले से भाग था? नहीं था, लेकिन तेलंगाना जो है वो भारत की स्टेट में से ही बना दिया। दूसरी बात, अगर बांग्लादेश से हम कोई पोर्शन ले लेते हैं तो क्या वो पहले भारत का भाग था? नहीं था, लेकिन अब वो नया हो गया। तो आर्टिकल 2 इसकी बात कर रहा है। फिर आता है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 बात करता है अगेन पार्लियामेंट को शक्तियाँ देता है कि वो अपने एरिया को बढ़ा सकती है, या फिर कोई नई स्टेट बना सकती है जो कि इंडिया के टेरिटरी से अलग की हो, या फिर यूनिटिंग एनी टेरिटरी अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट, यूनिटिंग 2 और स्टेट और मोर ऑफ स्टेट। मतलब ऐसा भी हो सकता है, जैसे अब याद करो ना कि संविधान बना 1950 में, राइट, हमने किया। अब 1966 में हम देखते हैं कि पंजाब को डिफ्रिक्यूगेट यहाँ पे किया गया, और उसमें से क्या बनाया गया था? डिबाइफ्रिकेट करने के बाद 3 स्टेट बनाएगी, पंजाब, चंडीगढ़, यूटी बनी जो, और यहाँ पर हम देखेंगे हरियाणा, राइट। तो ये 3 बनी। तो ये क्या होगी कि एक स्टेट में से 3 भाग बना दिए गए, राइट। और यही हो सकता है कि आप या तो 2 स्टेट को मिलाकर एक स्टेट बना दो, या एक में से 2 स्टेट बना दो, सेपरेट कर दो, यूनाइट कर दो। तो ये चीज़ें हैं आर्टिकल 3 बता रहा है जो।
ऑल्टर कर सकते हो, किसी स्टेट का कुछ और नाम था फिर आपने उसका नाम ही बदल दिया, मद्रास क्या बन गया है, तमिलनाडु बन गया है, ये हो सकता है। ऑल्टर द बाउंड्रीज़, बाउंड्रीज़ को छोटा बड़ा कर सकते हो उसकी को, और या फिर जो उसका एरिया था उसको बिल्कुल ही हटा सकते हो कि नहीं ये अब इसमें नहीं आता, हम उसको कुछ और बनाएंगे, तो ये भी हो सकता है। इसके लिए 2 शर्तें लागू हैं लेकिन आर्टिकल 3 के लिए। पहला क्या शर्तें हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो जो बिल आएगा ऐसा कोई कि हम इस स्टेट में ऐसा कुछ कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं सॉरी प्रेसिडेंट की यहाँ पर बात हो रही है, वो उसको पार्लियामेंट में क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि ऐसी रिकमेंडेशन जो प्रेसिडेंट करेंगे उससे पहले जिस भी स्टेट से रिलेटेड वो होगा, बिल आएगा कि हमें उसके नाम बदलना है कुछ भी, वो स्पेसिफिक पीरियड के लिए उनको वहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर में ये बिल भेजेंगे और उनके क्या व्यू है, उनके क्या विचार है, उनको वो मानेंगे। अब इसमें भी कुछ है, ये शर्त लगा तो रखी है लेकिन उनके ऊपर ये बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर ने जो अपने व्यूज़ दिए हैं उनको वो माने। तो प्रेसिडेंट के ऊपर कोई मतलब चाहे तो मान ले, नहीं चाहते तो नहीं भी माने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर कंडीशन है तो अब उनकी बात माननी भी पड़ेगी, नहीं। अमेंडमेंट जो होगा बिल को वो फ्रेश रेफरेंस स्टेट लेजिस्लेचर जो है उसके लिए अलग से कुछ नहीं कर सकते हैं कि इसमें आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, नहीं नहीं, वो स्टेट के हाथ में कुछ नहीं है। सिंपल मेजोरिटी से बहुत आसानी से ये बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास हो जाएगा। यूटीज़ की बात होती है तो अगेन नो रेफरेंस रिक्वायर्ड, कुछ भी रेफरेंस यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं होता है कि हमें मतलब प्रेसिडेंट भी उनको नहीं भेजेंगे कि आप बताओ क्या है, क्योंकि यूटीज़ की वैसे 3 यूटीज़ हैं ऐसी जिनके पास में लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन हम देखेंगे कि 5 ही पास नहीं है तो यूजुअली जो ज़्यादा होती है उनमें नहीं होती है, तो कहाँ पर किसको भेजना है। दूसरी बात, यूटीज़ को मोस्टली सेंटर से ही लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होते हैं वो उनको हैंडल करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो वो नहीं है इम्पोर्टेंट। एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है जो कि है इंडिया इज़ इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट, यानी कि इंडिया जो है उसको आप हटा नहीं सकते हो, वो नहीं टूट सकता है, लेकिन स्टेट को आप तोड़ सकते हो, वो छोटा कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो। आर्टिकल 4 की यहाँ पर बात आ गई है। देखिए मुझे लग रहा है कि काफ़ी देर से मैं बोल रही हूँ और मैं थका थका फील करने लगी हूँ, सो मैं आप लोगों को दे रही हूँ अभी 2 मिनट का ब्रेक। आप लोग भी ब्रेक लो, तब तक मैं भी थोड़ा बहुत पानी वानी पी लेती हूँ और फिर से हम जो ये हमारा टॉपिक है इसको कवर करेंगे, ओके। एग्जैक्टली आप लोगों के पास में 2 मिनट है, आराम से आप लोग भी रेस्ट करो। ओके गाइस, तो आपके पास ऑलमोस्ट 10 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, जल्दी से वापस आकर बैठ जाइए, जो भी मतलब आप लोग कर रहे हैं अभी थोड़ा रेडी होइए और फिर हम हमारे टॉपिक को दोबारा से स्टार्ट करते हैं, ओके। आई थिंक काफ़ी टाइम हो गया है मुझे, मैं अब वीडियोज़ नहीं बना रही हूँ तो इतना बोलने की भी आदत नहीं रही है। एनीवे चलिए, ब्रेक ख़त्म होता है, फिर से स्टार्ट करते हैं आर्टिकल नंबर 4 को। अब ये कौन से आर्टिकल है जिसके अंदर में, इस आर्टिकल के अंदर में जो भी 2 और 3 के अंदर में कानून बनेंगे वो एक्चुअली में अमेंडमेंट जो करना होगा वो उसके अंडर में नहीं आएंगे। यानी कि अमेंडमेंट किस में होता है, आर्टिकल 368, इसमें भी कौन से अमेंडमेंट होते हैं, स्पेशल मेजोरिटी से। तो स्पेशल मेजोरिटी नहीं रहेगी, आराम से सिंपल मेजोरिटी में, मतलब ऐसा नहीं माना जाएगा कि संविधान में कोई संशोधन हो रहा है। तेलंगाना बनाया तो ठीक है, बन गया, अब उसको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखना पड़ेगा कुछ करके, ठीक है। तो सिंपली एक कानून बिल पास किया था, आराम से सिंपल मेजोरिटी से पास हो गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बदलाव इसकी वजह से नहीं किया गया, ये याद रखना है आप लोगों को। फिर हम देखते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल भी है हमारे पास में। तो एक्चुअली मैं जब
केस हम देखेंगे तो देख पाएंगे कि जब भी किसी दूसरी कंट्री से हम कोई चीज़ ले रहे हैं तो पहले उसको एक्चुअली में उसमें रखा जाता था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माना जाएगा। खासकर बीरूभाई जो यूनियन केस है तो उसमें भी हम देखते हैं, वो सिर्फ प्रियम्बल में नहीं, यहाँ पर भी था। लेकिन 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2015 में हुआ और इंडिया को इनक्लेव दिए गए 111 और बांग्लादेश को 51। ठीक है, तो अब उसको भी एक्चुअली में हटा दिया गया है कि अब से अमेंडमेंट की इसमें ज़रूरत होगी ही नहीं। कमीशंस क्या क्या आए हैं रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, स्टेट्स के लिए अलग अलग कमीशन आए हैं। जैसे जून 1948 में लिंग्विस्टिक प्रोविजन कमीशन आया। शुरुआत में क्या हुआ था ना कि बहुत सारे ऐसे स्टेट थे जो बोल रही थी कि एडमिनिस्ट्रेशन की इफ़िशेंसी को रखने के लिए जो ऐसी स्टेट बनाओ ना, क्योंकि शुरुआत में तो स्टेट कम थी इंडिया में। हम देखते हैं 10 स्टेट ऐसी थी जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश इंडिया से आई थी। फिर हम देखते हैं कि कुछ 10-12 ऐसे थे जो एक्चुअली में कमिश्नर स्टेट हमें दिखाई देते हैं। 2 ऐसी थी जो यूटीज़ की तरह कमिश्नर की तरह काम कर रही थी। तो टोटल काफ़ी कम थे। हम उनको अलग अलग तरीके से रीअरेंज करना, तोड़ना, यूपी को तोड़ दिया गया, उत्तराखंड बना दिया उसमें से। फिर हम देखते हैं कि बिहार को तोड़ा गया तो उसमें से मतलब झारखंड बन जाता है। तो ऐसे अलग अलग काफ़ी सारी स्टेट बनती हैं, राइट। सबसे पहले जो लिंग्विस्टिक स्टेट बनती है वो आंध्र प्रदेश बनती है 1953 में। एनीवे तो उसमें अब ये सवाल आएगा कि लैंग्वेज के आधार पे क्या हमें स्टेट को बांटना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए। आज मोस्टली बटी हुई दिखती है तो यानी कि बटी होंगी। तो इसके लिए कमीशन बनाया जो कि 1948 में ही बन गया था, अभी तक संविधान भी नहीं बना। तो सबसे पहले जो कमीशन जाना जाता है वो धार कमीशन के नाम से जाना जाता है और ये SK धार जो थे इनके चेयरमैन थे, उन्हीं के नाम से जाना जा रहा है। इसमें इन्होंने बोला कि रीऑर्गेनाइजेशन जो है स्टेट का वो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से होना चाहिए, ना कि लैंग्वेज को एक फैक्टर मानते हुए। फिर दिसंबर 1948 में फिर से एक कमीशन बैठता है, एक कमेटी बैठी जिसको एक्चुअली में JVP कमेटी के नाम से जाना गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पत्ता भाई सीतारमैया ये सब थे। और इन्होंने अगेन लैंग्वेज जो है रीऑर्गेनाइजेशन के लिए स्टेट के उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। फिर लास्ट में हम देखते हैं 1953 में आता है फजल अली कमीशन, जिसको चेयरमैन बने हुए थे फजल अली। मेंबर उनके रहे हैं KM पानीकर एंड HN खुंजरू। तो ये 3 मेंबर थे। इन्होंने एक्सेप्ट किया लैंग्वेज को एज बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, बट इन्होंने जो थ्योरी थी एक लैंग्वेज एक स्टेट में रहनी चाहिए, उसको क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनकी रिकमेंडेशंस को माना, लेकिन उसके अंदर कुछ कुछ मॉडिफिकेशन किया। ये तीनों ही आपको याद रखने हैं और किसने क्या कहा ये भी आपको याद रखना होगा। एनीवे यूटी एंड से अभी तक एक्चुअली में यूनियन एंड टेरिटरी की जब हम बात करें तो पिछले 10 साल में कोई भी सवाल नहीं आया है, तो इसके क्वेश्चंस तो हम नहीं कर सकते हैं अभी। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स को, और फंडामेंटल राइट्स को कंप्लीट करते हुए साथ में कोशिश करेंगे कि DPSP जो हैं उनको भी कल ही कर लें और फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं उनको भी कल ख़त्म कर दें, ताकि हम हमारे जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होगा फिर उस पर बढ़ पाएंगे। और उसके बाद आपको अब एक्चुअली में आपको काफ़ी मज़ा आना शुरू होगा। अभी तक जो बेसिस हमारा था वो बिल्कुल हो चुका है और हमने आज आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 11 तक हमारा जो संविधान है उसको पढ़ लिया है। अब फंडामेंटल राइट्स को हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 से 34 तक, फिर DPSP को पढ़ेंगे आर्टिकल 35 से लेकर हम देखेंगे 50 तक, और फिर फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51 में, तो 51A में उसको भी पढ़ेंगे। ओके, चलिए यहीं पे आज की वीडियो में ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच जो भी अभी तक यहाँ पर रहा है। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। प्रीलिम्स में काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, प्रैक्टिस करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।